हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लेक्चर ऑन एमएस एक्सेल। सभी का बहुत बहुत वेलकम है। हमने प्रीवियस सेशन में, अगर आपको याद होगा, हमने बात किया था एक्सेल एज ए सॉफ्टवेयर क्या करता है एंड स्प्रेडशीट ऑपरेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने बेसिकली एक वर्क अराउंड देखा। एक्सेल एज ए सॉफ्टवेयर क्या क्या चीजें कर सकता है, एक्सेल है क्या, कहां से आया है, माइक्रोसॉफ्ट का कैसा टूल है। हमने इन बेसिक चीजों के बारे में बात करी थी। कुछ बेसिक मैनिपुलेशन फंक्शंस जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब बेसिक चीजें पढ़ी हमने। कैसे सेल्स को हम रेफर कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली सेल, रेंज ऑफ सेल्स, ये सब क्या है, हमने बेसिक चीजों के बारे में बात करी। आज जो हम करने जा रहे हैं, हम डिटेलिंग समझेंगे सेल रेफरेंसेस के बारे में, जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। हम समझेंगे हर एक सेल को कैसे इंडिविजुअली रेफर कर सकते हैं और फ्रीज कैसे कर सकते हैं, ये सब टॉपिक है। एंड ऑल्सो इन डिटेल देन हम बात करेंगे कैसे डिफरेंट फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सब्जेक्ट्स के बारे में। जस्ट टू रीआइटरेट, हमने जो फर्स्ट सेशन करा था एक्सेल का, हमने उसमें बात करी थी स्प्रेडशीट ऑपरेशंस के बारे में। हमने बताया था एक्सेल ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बेसिकली स्प्रेडशीट ऑपरेशंस कर सकते हैं। अगेन, स्प्रेडशीट क्या है? मोर लाइक अ टेबल। इस टेबल को हम कैसे यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारा पॉइंट आ जाता है रोज एंड कॉलम्स के पर्सपेक्टिव में। तो रोज एंड कॉलम्स अगर है तो रोज एंड कॉलम्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे स्प्रेडशीट ऑपरेशंस में। सेम जो आप इमेजिन कर सकते हैं, मल्टीपल रोज हैं, मल्टीपल कॉलम्स हैं, एंड जो उनका इंटरसेक्शन है, हमने उसके बारे में बात की थी, जिसको हम कहते हैं सेल्स। पर्टिकुलर रोज या कॉलम्स का जो ऑप्शन है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट आया, जिसको कि हम रेफर कर रहे हैं सेल्स पे। एंड जब हम स्प्रेडशीट ऑपरेशंस कह रहे हैं तो बेसिकली इन सेल्स के ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि हो गया प्लस, माइनस, या फिर मल्टीप्लिकेशन, या फिर डिवीजन। ऑल ऑफ दीज जो हमारे ऑप्शंस हैं, जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी जिस भी तरीके का ऑपरेशन स्प्रेडशीट के ऊपर, वो हमारी हो गई स्प्रेडशीट ऑपरेशन। देन हमने बात की थी एक्सेल ऑल्टरनेटिव्स के बारे में। तो बिकॉज एक्सेल इज अ पेड सॉफ्टवेयर जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर बंडल ऑफिस स्वीट के अंदर आता है, जिसके अंदर और भी सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सारे भी ऑप्शंस आते हैं अपने पास। एक्सेल उसी एमएस स्वीट का एक पार्ट है, एमएस ऑफिस स्वीट का एक पार्ट है, जो ऐसे हमें बंडल की तरह मिलता है। बट एक्सेल के अलावा भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने बात की थी गूगल शीट्स की। अगेन, ओपन अवेलेबल गूगल शीट्स प्लेटफॉर्म है जो सभी यूज कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस है। ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हमने बात करी थी। ऑब्वियसली अगेन एट द एंड ऑफ द डे टूल है। हर एक टूल की प्रोज एंड कॉन्स रहती है, जो हम यूज करके अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने कुछ बात करी थी बेसिक एक्सेल ऑपरेटर्स की, जहां हमारा वही प्लस, माइनस, सब्सट्रैक्शन, हम कैसे सेल को रेफर करके ऐड कर सकते हैं। बिकॉज अगर मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है और सब में सेम ही टास्क परफॉर्म करना है, तो मैनुअली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज वो एड अप करेगा टाइम को। करेक्ट। मैनुअली सेम चीज को बार बार करने से वो टाइम टेकिंग कंजम्पशन हो जाता है, जो कि हमें एक्सेल में वो बेनिफिट मिलती है। हमने क्या देखा था, हमने एक सेल में ऑपरेशन परफॉर्म करी जहां पे वी एडेड अप टू सेल्स, जहां पे अमाउंट और इंटरेस्ट की हम बात कर रहे थे। हमने क्रिएट किया टोटल अमाउंट जो हमें वापस मिलेगा। हमने एक सेल में एक्शन परफॉर्म किया था एंड सबको उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया था, सिंपल कॉपी पेस्ट। जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, B3 + C2 समथिंग लाइक दैट, एंड वो पूरे हर एक कस्टमर के लिए कॉपी हो गया। हमने बेसिक फॉर्मूला लिखा एक सेल के लिए, वो सब पे कॉपी हो जाए, जो भी हमारा बेसिक एक्सेल को ऑपरेटर्स के अंदर। ये हमारी बेनिफिट है, जिसके हम बोलते हैं स्प्रेडशीट ऑपरेशन। हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और सिमिलर फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सारे के सारे कस्टमर्स के लिए, रोज के लिए अप्लाई हो जाता है। फिर हमने बात करी थी सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के ऑप्शंस के बारे में। फिल्टरिंग का हमने देखा था, सॉर्टिंग का हमने ऑप्शन देखा था। डेटा टैब के अंदर हमें ऑप्शन दिखता है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का। सिंपल है। अगेन, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, फिल्टर करना है तो सिंपल हमें चेकबॉक्स के थ्रू भी फिल्टर कर सकते हैं, और हम कुछ कस्टम फिल्टर भी कर सकते हैं, ग्रेटर दैन, इक्वल दैन, और इक्वल टू, बिटवीन। ये सारे फिल्टर्स के ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं फिल्टर्स के अंदर।
सिमिलरली सॉर्टिंग की अगर बात करें, सॉर्टिंग ग्रेटर दैन या फिर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ये सारी ऑप्शंस हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर करी है हमारे फर्स्ट लेक्चर में ऑन एक्सेल। तो मैं अगर क्विकली समराइज कर दूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, तो हम बात करेंगे सेल रेफरेंसेस के बारे में, और इसी सेल रेफरेंसेस के लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ बिग डेटा, जिस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे ऑन सेल रेफरेंसेस। देन हम बात करेंगे कि एक्सेल में फंक्शंस को लिखते कैसे हैं, एंड एट लास्ट हम बात करेंगे कुछ टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है पहले भी। सेल रेफरेंसिंग बेसिकली क्या है? सेल सबसे पहले क्या है? सेल नथिंग बट इट इज एन इंटरसेक्शन बिटवीन अ रो एंड अ कॉलम। तो रो एंड अ कॉलम हमारे टेबल में क्या है आप देख सकते हैं। यहां पे मेरे पास कॉलम ए है, कॉलम बी है, कॉलम सी है, कॉलम डी है। तो ये 4 कॉलम्स हो गए मेरे पास, जो कि वर्टिकल आइडेंटिटी है। एंड रोज क्या हुए? ये रो 1 है, ये रो 2 है, 3 है, 4 है, ये सारे मेरे पास रो की आइडेंटिटी है। सो कॉलम्स एंड रोज मिला के हमें बन रही है स्प्रेडशीट, करेक्ट। एंड इनका जो इंटरसेक्शन है, पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर कॉलम की जो वैल्यू हुई, उस इंटरसेक्शन को हम बोल रहे हैं सेल। अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं रेफर करना चाहता हूं कॉलम बी की थर्ड रो को, कॉलम बी की थर्ड रो को, जो कि ये है, इसका इंटरसेक्शन क्या हुआ अगर आप देखेंगे तो ये B3। तो B3 जो सेल है वो सेल रेफरेंस हुई बी कॉलम और थर्ड रो की। सो इट इज लाइक एन एड्रेस फॉर अ सेल, more like an intersection coordinate point for my entire spreadsheet. If a cell falls under a column A and a row 10, then उसकी रेफरेंसिंग कैसी होगी? A10 की होगी, बिकॉज मैं कॉलम A की बात कर रहा हूं एंड रो 10 की बात कर रहा हूं। सो A10 इज माई सेल रेफरेंसिंग, इज मोर लाइक एन एड्रेस फॉर अ पर्टिकुलर सेल, जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, एक क्विकली एक्सेल पे सेम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने सेम प्रॉब्लम सॉल्व करी थी फॉर अमाउंट इंटरेस्ट। सो एक बार रेफर करके इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करके हम एड्रेस को यूज करते हैं एंड देन उस पर एक बेसिक एक्सरसाइज कर लेते हैं। करेक्ट। ये जो एक्सेल फाइल है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेसिक एक्सेल फाइल है जो कि हम यूज करना चाहते हैं। हमारे पास नंबर है, डिपॉजिटेड अमाउंट है एंड अमाउंट है। तो बेसिकली ये है क्या? नंबर बेसिकली डिनोट कर रहा है हमारे इंडिविजुअल कस्टमर्स को, कस्टमर 1 2 3 4। एंड डिपॉजिटेड आपको दिख रहा होगा ऊपर में, अमाउंट डिपॉजिटेड। सो ये हमारा अमाउंट डिपॉजिटेड है फॉर ईच कस्टमर। एंड जो थर्ड कॉलम है सी, वो है इंटरेस्ट अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है। एंड फाइनली मुझे टोटल अकाउंट में कितने अमाउंट मिल रहे हैं। तो ये सिंपल फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं, टोटल अमाउंट इज नथिंग बट जो मेरा अमाउंट डिपॉजिटेड है प्लस उस पे मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, करेक्ट, यही है ना। तो अगर मुझे इसको पता करना हुआ टोटल अमाउंट कितना है, तो दिस डिपॉजिटेड अमाउंट प्लस माय इंटरेस्ट अमाउंट, या तो मैं मैन्युअली भी कर सकता हूं इसको। 26,239 जो है ये मेरी अमाउंट की वैल्यू है। ये एक रो के लिए या 5 या 10 के लिए तो पॉसिबल है मैन्युअली करना, बट क्या हजारों हजार के लिए पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसी के लिए हम सेल रेफरेंसिंग को स्प्रेडशीट ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। सेल रेफरेंसिंग क्या हुआ? अभी आप अगर देखेंगे, ये जो B2 की वैल्यू है अमाउंट डिपॉजिटेड, ये हो गई इस सेल की एड्रेस B2। सिमिलरली जो 1754 की वैल्यू है वो हो गई C2। तो हमें जो एक्शन परफॉर्म करना है वो बेसिकली B2 प्लस C2 परफॉर्म करना है। तो B2 को एज एन एड्रेस यूज करने के लिए जब हम B2 लिखें तो ये इस वैल्यू को रेफर करे, जब हम C2 लिखें तो ये इस 1754 को रेफर करे। ये कैसे पॉसिबल होता है? सेल रेफरेंसिंग कैसे होती है? तो उसके लिए हम इक्वल टू का एक सिंबल यूज करते हैं किसी भी फॉर्मूला को लिखने से पहले। इक्वल टू जब हम इस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये ब्लू कलर में हो गया, आपको दिख रहा होगा। ये ब्लू कलर में होने का मतलब है ये इसको एज अ वैल्यू नहीं ले रहा, इसको एज अ सेल एड्रेस ले रहा है। इस पे जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली यहां पे डायनेमिक अपडेट हो जाएगी। सो अब ये सही है, इक्वल टू B2 प्लस सेम C2। C2 लिखने की मैं C2 लिख भी सकता हूं, ये भी पॉसिबल है, मैं इस पे क्लिक भी कर सकता हूं। और जैसे ही करूंगा
सेम आंसर आ गया 26239, बट इसमें मैन्युअली नहीं करा मैंने कुछ भी, इसमें फॉर्मूला के थ्रू करा, इक्वल टू ऑपरेटर लगा करके B2 प्लस C2, सेम चीज। अगर आप देखेंगे अब सिमिलरली मुझे सेम ऑपरेशन परफॉर्म करनी है फॉर द सेकंड कस्टमर ऑल्सो, तो सेम चीज है, मुझे B3 प्लस C3 लिखना पड़ेगा, बट मुझे पता है कि ऐसे करके ये रेफर नहीं कर पाएगा, तो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में एक इक्वल टू का फंक्शन लगाना पड़ेगा ताकि B3 एज एन एड्रेस आइडेंटिफाई करे। तो अगेन हम एंटर प्रेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमें इसका सम मिल गया। तो ये ऑपरेशन जो मैं परफॉर्म करना चाह रहा था ये बहुत इजीली पॉसिबल हो गया मेरे साथ, यहाँ पे B3 प्लस C3 या B2 प्लस C2, ये बहुत सिंपल हो गया। अब अगर मैं यही चीज करना चाहूं B2 प्लस C2 या B3 प्लस C3 अगर मैं देखता हूं तो कैसे पॉसिबल है, तो अगर आप देखेंगे तो पैटर्न तो सेम है। मैं अगर फर्स्ट रो की बात करूं तो फर्स्ट रो में मैंने क्या किया, B2 प्लस C2 किया, बेसिकली 2 जो वैल्यू है वो सेकेंड रो की तो सेम ही है, मैं कॉलम्स को ऐड कर रहा हूं, एक पैटर्न जैसा बन रहा है। सिमिलरली थर्ड रो में थर्ड रो की B एंड C कॉलम की वैल्यू, फोर्थ रो में फोर्थ रो की B एंड C की वैल्यू, एक पैटर्न जैसा बन रहा है। तो इन केस में हमने देखा था हम सिंपल इसको सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर सकते हैं जहां तक मुझे ये कॉपी करना है, तो ये पैटर्न हर एक सेल के लिए कॉपी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं B3 प्लस C3, बट हमने फोर्थ रो के लिए नहीं लिखा था। फोर्थ रो में अगर आप देखेंगे हम इस पर क्लिक करके ये ऑटोमेटिकली इसने आइडेंटिफाई कर लिया इस पैटर्न को जो कि है B4 प्लस C4। लाइकवाइज अगर हम नीचे जाएंगे B5 प्लस C5, लाइकवाइज और नीचे जाएंगे सेवेंथ रो के लिए B7 प्लस C7, इसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया। ये एक बहुत मेजर बेनिफिट है हमारे पास एक्सेल के अंदर, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है इन पैटर्न्स को और हमारा सेल रेफरेंसिंग वाला जॉब इजियर हो जाता है। तो ये हुई हमारी बेसिक सेल रेफरेंसिंग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या हुआ। तो अगर हम सेल रेफरेंसिंग की बात करें तो सेल रेफरेंसिंग में हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स है। फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे रिलेटिव रेफरेंसिंग की। सो जो रेफरेंसिंग अभी तक हम देखते आ रहे हैं, all the referencing we have used so far is basically a relative reference। तो इसमें हो क्या रहा है, अगर आपने ध्यान दिया तो relative reference में it changes the value when the formula is copied to another cell। हमने जब अमाउंट का फॉर्मूला लिखा फॉर रो 2 तो हमारी फॉर्मूला थी B2 प्लस C2। थर्ड रो में क्या फॉर्मूला थी, B3 प्लस C3। हमने यही पैटर्न जब दूसरे सेल्स में कॉपी किया तो वो ऑटोमेटिकली डायनामिक अपडेट हो गया B4 प्लस C4। तो आप देखोगे ये जो मेरी सेल की रेफरेंसेस है B2 C2 B3 C3 ये सब चेंज हो रही है, these are changing। that means थर्ड रो में it is B3 and C3, फोर्थ रो में it is B4 and C4, they all are different values। तो जैसे कि सेल्स की डायनामिक अपडेट्स हो रही है हर एक रेफरेंसिंग कॉल में, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। दैट मींस अगर हम फॉर्मूला कॉपी करेंगे फ्रॉम वन सेल टू अनदर, द वैल्यूज ऑफ दोस सेल रेफरेंसेस विल बी चेंजिंग विद टाइम। दैट इज माय रिलेटिव रेफरेंसिंग। सेकंड जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की। सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग इज द वन जहां पर हमारी ये वैल्यूज चेंज नहीं होगी। वो कैसा सिनेरियो है हम वो समझते हैं, एक बार क्विकली समझने की कोशिश करते हैं विद एग्जांपल। सो दिस रेफरेंस डज नॉट change when the formula is moved across cells। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार वापस से इस स्लाइड पर आते हैं। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में एक एग्जांपल, जैसे यहां पर आप देखेंगे C2 C3 एंड C4 ये बेसिकली क्या है, ये इंटरेस्ट की वैल्यू है। एंड ये इंटरेस्ट की जो वैल्यू है जरूरी नहीं है कि बैंक हर एक कस्टमर को एक सेपरेट इंटरेस्ट दे। हो सकता है कि बैंक मोस्ट ऑफ इस कस्टमर्स को एक सेम इंटरेस्ट दे रहा है, सपोज 5%। तो C2 C3 C4 बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि मैं बार बार रेफर कर रहा हूं, करेक्ट। हो सकता है कि मैं सेम 5% हर एक कस्टमर पे कॉपी करूं,
वो अगेन थोड़ा इलॉजिकल है। तो चलिए यही सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको क्विकली एक्सेल पे भी समझा देता हूं एक सिंपल एग्जांपल लेकर के। तो आप देख सकते हैं, सपोज मेरे पास एक कंपनी का डेटा है जिसमें मेरे पास 5 एम्प्लॉइज हैं। तो मैं इमेजिन करता हूं मेरे पास 5 एम्प्लॉइज हैं एंड उनकी कुछ सैलरी भी मेंशन्ड है मेरे पास। तो मैं एम्प्लॉइज और उनकी सैलरी देख रहा हूं। मैं मानता हूं मेरे पास राम है, श्याम है, गीता है, सीता है एंड राहुल। ये 5 एम्प्लॉइज हैं मेरे पास जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और इनकी सैलरी है सपोज 20,000 एंड इनकी है 30,000, इनकी है 35,000, इनकी है सॉरी एक जीरो ज्यादा दे दिया मैंने। गीता की है 35,000, सीता की है 32,000, राहुल की है 25,000। तो ये सारे एम्प्लॉइज की सैलरी है। अब इमेजिन करते हैं कि आफ्टर 1 ईयर इन सबका इंक्रीमेंट हुआ और कंपनी ने एक स्टैटिक इंक्रीमेंट इन सबको दिया। इमेजिन करता हूं कि इन सबको एक बोनस के तौर पे या इंक्रीमेंट के तौर पे 5,000 रुपीज का इंक्रीमेंट मिला। ये मेरा इंक्रीमेंट का अमाउंट है जो सबको मिला। तो अगर मैं यही अमाउंट इन सब में ऐड करना चाहता हूं, सो फाइनली न्यू सैलरी जो मेरी बनेगी इन सारे एम्प्लॉइज की, वो क्या बनेगी? 20,000 प्लस 5,000, 30,000 प्लस 5,000, 35,000 प्लस 5,000। सो बेसिकली अगर आप नोटिस करेंगे, जो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा था, एक सेल के अंदर जो मेरी वैल्यूज ऐड हो रही है, जो 5 एम्प्लॉइज हैं जो मैं सैलरी पे ऐड कर रहा हूं, एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही है। सो इस केस में अगर मैं ये बोलता हूं इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, टेक्निकली मैं यही बोल रहा हूं, राइट? सो सैलरी प्लस माय इंक्रीमेंट। तो मुझे पता है कि मैं 25,000 वैल्यू को बना लूंगा द मोमेंट मैं 20,000 पे 5,000 ऐड करूंगा। बट क्योंकि मुझे पता है कि मैं सेम को ड्रैग ड्रॉप करके भी सॉल्व कर सकता हूं, अगर मैं इसी को ड्रैग करके एंड तक लेकर के आऊं तो आप देख सकते हैं कि इन सब में ये वैल्यूज ऐड नहीं हो रही है। फर्स्ट में तो 25,000 ऐड हो गया, बट समहाउ इन चारों में ये वैल्यूज ऐड नहीं हो रही है। क्यों नहीं ऐड हो रही है, क्विकली एक बार एनालाइज करते हैं। तो आप देखेंगे इस फॉर्मूला में J7 ऐड हो रहा है, बट जब आप नीचे देखेंगे तो ये J8 को ऐड कर रहा है। लाइकवाइज थर्ड में ये J9 को ऐड कर रहा है। तो जैसे जैसे हम एक एक सेल को नीचे ड्रैग कर रहे हैं, उसी तरीके से यहां पे भी ये एक एक सेल को ड्रैग कर रहा है, विच इज रॉन्ग। तो इसी केस में हम यूज करते हैं सेल रेफरेंसिंग को। तो मैं एग्जैक्टली इसी वैल्यू को चेंज ना करके लॉक कर सकता हूं। लॉक यानी फ्रीज कर सकता हूं। कैसे फ्रीज कर सकता हूं? मैंने आपको बताया था डॉलर सिंबल डाल करके। मेरे पास इसका शॉर्टकट भी है, सिंपल। मैं अगर F4 प्रेस करता हूं यहां पे, अगर मैं इस वैल्यू पे, सॉरी माय बैड, अगेन इसको वापस से रीटेक करेंगे। ओके, तो जैसे मैं इस वैल्यू को 5,000 ऐड करना चाह रहा हूं सैलरीज के ऊपर, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस वैल्यू के अगेंस्ट में जहां पे मैं सेल रेफरेंसिंग कर रहा हूं J7, मैं अब इसको फ्रीज कर देना चाहता हूं। तो फ्रीज कैसे करूंगा? मैं मैन्युअली डॉलर सिंबल भी ऐड कर सकता हूं और मैं शॉर्टकट भी यूज कर सकता हूं F4 प्रेस करके। तो इसी सेल के अगेंस्ट में जो कि J7 है, अगर मैं यहां पर F4 प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट $J7 ऐड हो गया। तो अब अगर मैं एंटर करता हूं और अब मैं इसको अगर ड्रैग करता हूं तो आप देख सकते हैं कि वैल्यूज सारी की सारी चेंज हो गई। बिकॉज अगर आप फॉर्मूला में भी देखेंगे, तो ये हो गया J7। सिमिलरली यहां पे भी ये J7 को ही रेफर कर रहा है। तो इस केस में जो फॉर्मूला बना, यहां पे ये वैल्यूज को तो आइडेंटिफाई कर रहा है हर एक सेल के अंदर, E8, E9, E10, बट क्योंकि ये एक स्टैटिक वैल्यू है, ये इसको चेंज नहीं कर रहा है, इसको हमने फ्रीज कर दिया J7 के लिए। तो सारे के सारे रिकॉर्ड के लिए ये एक सिंगल वैल्यू को ही रेफर कर रहा है। तो जल्दी बढ़ते हैं, हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक्सेल पे क्वेश्चन करते हैं, तो हमें बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं रेफरेंसिंग वाली पार्ट। तो ये है हमारी एक्सरसाइज जो हम करेंगे फॉर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग प्रॉब्लम। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे पास मल्टीपल डिपॉजिटेड अमाउंट है, सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। मेरे पास कस्टमर्स हैं, कस्टमर 1 2 3 4 करके, एंड मेरे पास डिपॉजिटेड अमाउंट है, मल्टीपल डिपॉजिटेड अमाउंट है। एंड अगर आप देखेंगे, इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स फॉर ईच कस्टमर, मैंने एक कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट मेंशन किया हुआ है यहां पे, जो कि प्रेजेंट है। ये वैल्यू जो है वो F
F5 के अंदर प्रेजेंट है। यही है ना 3.5% जो कि मैंने लिखा हुआ है। आप इस सेल की एड्रेस यहां देख सकते हैं, F5 है, एंड उसको मैं यूज करना चाह रहा हूं एज अ फिगर जो कि मुझे हेल्प करे आइडेंटिफाइंग द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर ईच कस्टमर। तो अगर आप देखेंगे एज यूजुअल हमें पता है, आपको मैं पहले प्रॉब्लम दिखाता हूं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं डिपॉजिटेड अमाउंट को इंटरेस्ट रेट से, है ना, ये क्या है, डिपॉजिटेड अमाउंट दिस मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट, यही करना है ना मुझे। ये मुझे निकल के आ गई 856 रुपीज 0.975 पैसे। ये मेरी कस्टमर 1 की मेरी इंटरेस्ट अमाउंट है। सिमिलरली अगर मुझे कस्टमर 2 का भी इंटरेस्ट अमाउंट पता करना है तो मैं क्या करूंगा, 20931 दिस मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट। तो अगर आप देखोगे अभी इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, इस केस की फॉर्मूला क्या है, B3 मल्टीप्लाइड बाय F5, और इस केस की क्या है, B2 मल्टीप्लाइड बाय F5, एंड F5 इस केस में कॉमन है। अब कोशिश करते हैं कि मैं अगर इसी को कॉपी करके नीचे कर दूं, देखो क्या हुआ, आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला अपडेट हो गया B4 मल्टीप्लाइड बाय F6, ये फॉर्मूला अपडेट हो गया B5 मल्टीप्लाइड बाय F7। सो बेसिकली ये रो में भी ऐड कर रहा है जो लास्ट टाइम भी हो रहा था। अगर मैं सिंपल कॉपी पेस्ट करूंगा तो ये रो की वैल्यू तो डायनेमिकली अपडेट कर ही रहा है, उसके साथ साथ ये मेरी इंटरेस्ट की भी वैल्यू को डायनेमिकली अपडेट कर रहा है, F7 F8, ये गलत सेल को रेफर कर रहा है, ये मुझे नहीं करना। मैं चाहता हूं कि ये रो को तो चेंज करे बट इस F5 को चेंज ना करे। हमने देखा है कैसे कर सकते हैं इसको। हम क्या करेंगे, इसके पीछे एक सिंपल डॉलर ऑपरेटर लगाएंगे। कैसे, अभी मैनुअली करते हैं। हमने क्या करना है, सिंपल शिफ्ट दबा के डॉलर की वैल्यू ऐड करनी है, F के पहले भी और 5 के पहले भी। अभी पहले समझते हैं, हमने 2 डॉलर की सिंबल्स ऐड करी, एक तो F के पहले भी ऐड करी और दूसरा 5 के पहले भी ऐड करी। सिंपल, अभी मैंने कीबोर्ड से टाइप किया है F4 एंड F5, एंटर करते हैं इसको। अभी आप देखेंगे इस दोनों के फॉर्मूला में चेंजेस है। जैसे रो नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो ये B3 मल्टीप्लाइड बाई F5 है, बट यही अगर आप ऊपर देखेंगे हमने जहां पे डॉलर ऐड किया है वो B2 मल्टीप्लाइड बाई $F$5। अब अगर मैं इस कस्टमर 1 की वैल्यू को ड्रैग करता हूं, अब इसकी वैल्यूज को आप देखो, इसके फॉर्मूलाज को देखो, आपको दिख रहा है ये B4 मल्टीप्लाइड बाई सेम सेल, इंटरेस्ट रेट 3.5%। कॉलम नंबर 7 में देखोगे तो ये B7 मल्टीप्लाइड बाई सेम $F$5। सो बेसिकली इस केस में क्या हुआ, जो मेरी रेफरेंसिंग होनी चाहिए थी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वैल्यूज चेंज ना हो, एग्जैक्टली वही हो रहा है। मेरी इंटरेस्ट रेट जो है सेम है 3.5% फॉर ऑल ऑफ माई सेल्स, मुझे यही चाहिए था, करेक्ट। तो इस केस में हम बोलते हैं कि हमने इस वैल्यू को लॉक कर दिया, हमने इसको फ्रीज कर दिया। हम चाहते हैं कि हर एक, हमें कॉपी पेस्ट भी करूं अगर फॉर्मूला तो ये चेंज ना हो। तो इन सिचुएशन में हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज किया, एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को यूज करते हुए हमने ये फिगर आउट किया कि ये वैल्यू विद द हेल्प ऑफ डॉलर सिंबल ये चेंज नहीं होती है, इवन इफ अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूं फॉर्मूला को। तो पैटर्न को आइडेंटिफाई किया इसने, B3 B4 B5 हर एक रो के पैटर्न को आइडेंटिफाई किया, बट सेम टाइम मैंने लॉक भी किया हुआ था क्योंकि इंटरेस्ट रेट के परसेंटेज को, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, तो हमने सिंपल इसको कुछ नहीं करना है, हमने यहां से इसको डबल क्लिक भी करेंगे तो सारे रो में ये कॉपी हो जाएगा एज इट इज। अब आते हैं नेक्स्ट, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट तो हमारा सेम सिंपल है, डिपॉजिटेड अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। क्या इसमें हमें लॉकिंग की जरूरत है? नहीं, इस केस में हमारे लॉकिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब तो हमारी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी जो कि कांस्टेंट है, बट टोटल अमाउंट तो सबकी डिफरेंट ही होगी ना। तो टोटल अमाउंट कस्टमर 1 की क्या है, कस्टमर 1 की डिपॉजिटेड प्लस कस्टमर 1 की इंटरेस्ट। मैं उसमें कस्टमर 2 का इंटरेस्ट नहीं ऐड कर सकता, तो इस केस में वापस से सेम हो जाएगा B2 प्लस C2। एंड इस केस में हमें कोई फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई लॉक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हर एक रो की सेपरेट वैल्यूज है।
हम सिंपल इसको डबल क्लिक करेंगे या ड्रैग भी कर सकते हैं। तो उस केस में आप देखोगे B3 प्लस C3, B4 प्लस C4, एंड ये C4 क्या है या C3 क्या है, ये भी एक कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि इंटरेस्ट रेट से आ रही है। तो कैलकुलेशन ऑन टॉप ऑफ कैलकुलेशन टोटली पॉसिबल है एक्सेल के अंदर। तो ये था जो हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में कवर करना चाह रहे थे। अब नेक्स्ट आता है हमारा अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिक्स्ड रेफरेंसिंग। हमने अभी दो रेफरेंसिंग टाइप्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा सेल रेफरेंसिंग जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, डायनामिक रेफरेंसिंग। सेकंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग जिसमें हमने फ्रीज कर दिया एक सेल को, जिसमें हमने की दो डॉलर साइंस का यूज किया। सपोज अगर A10 है तो हमने इसको चेंज कर दिया $A $10 में। दैट मीन्स वो पूरी की पूरी सेल फ्रीज हो गई। बट एक और एडवांस रेफरेंसिंग होती है मिक्स्ड रेफरेंसिंग, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, नेम एज द नेम सजेस्ट, these are the references in which one part is absolute and the other part is relative. That means अगर आप ये देखेंगे A10 के अंदर, सो हमारे पास कॉलम की भी रेफरेंसिंग है, हमारे पास रो की भी रेफरेंसिंग है, करेक्ट? तो अगर हम $A $10 लिखते हैं, दैट मीन्स हमने कॉलम को भी फ्रीज कर दिया, हमने रो को भी फ्रीज कर दिया। बट इस केस में क्या होता है, मिक्स के केस में हम रेस्पेक्टिव टू रोज या फिर रेस्पेक्टिव टू कॉलम्स भी लॉकिंग कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखते हैं यहां पे $2। सो बेसिकली डॉलर जहां लगा होगा उसके बाद की जो रेफरेंसिंग है हमने उसको लॉक किया हुआ है। सपोज $2 या फिर $B2, इसका क्या मतलब हुआ? $2 का मतलब A जो है वो डायनेमिक पार्ट है, दिस कैन चेंज अगर मैं फॉर्मूला में कॉपी पेस्ट करूंगा, एंड $2 का क्या मतलब है, दिस इज फिक्स्ड सेकेंड रो। हमने लॉकिंग लगा दी सेकेंड रो के ऊपर, ये $2 का मतलब हुआ यहां पे। सिमिलरली $B2 का क्या मतलब हुआ, ये जो B है मेरा, हमने लॉकिंग कर दी, लॉक ऑन कॉलम B, एंड जो 2 है, 2 जो है मेरा, हमने ये डायनामिक कर दिया, डायनामिक रो। अगेन इसका हम एग्जांपल्स भी देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आल्सो, सो उसमें डोंट वरी अबाउट दैट। बट अगेन हमें समझने के लिए ये मिक्स रेफरेंसिंग की पार्ट होगी, जहां पर हमने रेस्पेक्टिव टू कॉलम्स या रेस्पेक्टिव टू पर्टिकुलर रो हमने फ्रीजिंग करी है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ सेल एज अ लॉकिंग पॉइंट। अब एक क्विकली आपको एक शॉर्टकट भी बता देता हूं, शॉर्टकट कैसे यूज कर सकते हैं। हमने मैनुअली तो अप्लाई किया था, वी कैन ऑल्सो अप्लाई मैनुअली बाय टाइपिंग द डॉलर साइंस, जो हमने लास्ट एग्जांपल में भी किया। बट एक्सेल आपको एक शॉर्टकट भी प्रोवाइड करता है सेल को फ्रीज करने के लिए, सेल को लॉक करने के लिए। हम उस केस में F4 का यूज कर सकते हैं। सो किसी भी सेल के ऊपर जाकर के अगर आप F4 टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, $A $4। सिंगल प्रेस ऑफ F4 विल गेट कन्वर्टेड टू एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। हम अगेन अगर दोबारा सेकंड प्रेस करेंगे F4 ऑन द सेम सेल, तो वो मिक्स्ड रेफरेंसिंग में चेंज होता चला जाएगा। सेकंड प्रेस में वो रो नंबर पे लॉक करेगा, A $4 पे कन्वर्ट होगा। थर्ड प्रेस पे वो कॉलम रेफरेंसिंग पे चला जाएगा, कॉलम $A4 पे चला जाएगा, एंड अगेन अगर हम फोर्थ प्रेस करेंगे F4 तो वो वापस से रिलेटिव रेफरेंसिंग पर। तो चलिए हम क्विकली इसी सेम मिक्स रेफरेंसिंग को एक्सेल पे भी देख लेते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास कस्टमर नेम है, मल्टीपल कस्टमर का इंफॉर्मेशन है, उसकी अमाउंट डिपॉजिटेड आ रही है जो कि इस कस्टमर ने डिपॉजिट किया है, एंड ये 4 डिफरेंट इंटरेस्ट हैं जो उसको इसी डिपॉजिट अमाउंट पे मिले हैं। फॉर एग्जांपल ये 1497 जो इंटरेस्ट मिला है उसको फिक्स डिपॉजिट में मिला है, एंड ये 877 जो मिला है उसको सेविंग्स अकाउंट में मिला है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट की इंटरेस्ट एंड रिकरिंग डिपॉजिट की इंटरेस्ट, एंड सिमिलरली रिकरिंग डिपॉजिट की इंटरेस्ट। तो बेसिकली आप देख सकते हैं फॉर वन सिंगल अमाउंट डिपॉजिटेड इसको 4 डिफरेंट कैटेगरीज की इंटरेस्ट अमाउंट मिल रही है।
तो अगर अब मैं देखना चाहूं कि टोटल अमाउंट फाइनली जो मेरा फिक्स्ड डिपॉजिट में होगा वो क्या होगा, अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट इंटरेस्ट। सिमिलरली अगर मैं सेविंग्स अकाउंट का देखूं तो अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट। एंड सिमिलरली अगर मैं स्टॉक मार्केट का देखूं तो वो अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट। सो लाइकवाइज डिफरेंट कैटेगरीज में जो वो इंटरेस्ट मिल रही है उसको मुझे टोटल अमाउंट में उसके डिपॉजिटेड में से वो इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा लाइकवाइज। तो कैसे करूंगा, तो मुझे पता है अगर मैं मैन्युअली करना चाहूं तो मैं मैन्युअली कर सकता हूं। सो टोटल अमाउंट फिक्स डिपॉजिट का हो जाएगा मेरा B2 प्लस इंटरेस्ट जो मुझे फिक्स अमाउंट में मिला जो है C2, मैं एंटर करूंगा, मुझे टोटल अमाउंट फिक्स डिपॉजिट की मिल गई। सिमिलरली अगर मैं सेविंग्स अकाउंट का करूंगा तो दिस B2 प्लस 877 जो कि है D2 कॉलम के अंदर। नेक्स्ट अगर मुझे स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट देखना है तो यही सेम अमाउंट पे मैं स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट को ऐड करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा। फोर्थ इसी वैल्यू पे अमाउंट डिपॉजिटेड पे अगर मैं ऐड करना चाहूं रिकरिंग डिपॉजिट की वैल्यू तो वो हो जाएगा F2। तो ये मुझे पता चल गया हर एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से अगर मैं इंटरेस्ट को ऐड करूं अमाउंट डिपॉजिटेड पे तो मैं 1 बाय 1 करके ऐड कर सकता हूं इसको। अगर मैं इसी फंक्शन को ड्रैग करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं, सपोज अभी मैं पहले सेकंड कॉलम में ट्राई करता हूं इसी सेम चीज को अमाउंट डिपॉजिट के लिए इसको प्लस इंटरेस्ट अमाउंट को ऐड करता हूं। तो अब मैं एक ट्राई करता हूं इसको यहां से यहां तक ड्रैग करने का। तो क्या आप देख सकते हैं ये तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया नहीं, इसने क्या किया, हमने यहां पे B3 प्लस C3 किया बट नेक्स्ट में मेरा क्या एक्सपेक्टेशन था B3 प्लस D3, बट इसने क्या किया C3 प्लस D3। तो ये तो रॉन्ग है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि हमारा जो कॉलम B है वो फिक्स्ड है बट सारे के सारे जो एडिशनल कॉलम है वो रेस्पेक्टिवली हर एक प्रोडक्ट के लिए चेंज होंगे। तो इस सिंपल ड्रैग करने से ये काम नहीं बन रहा है मेरा। तो मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूं इस केस में, क्या मैं इस कॉलम को फिक्स कर सकता हूं, बिकॉज मेरा तो कॉलम फिक्स है। यहां पे मुझे पता है कि मेरा जो अमाउंट डिपॉजिटेड है वो B कॉलम के अंदर ही प्रेजेंट है। सो B3 में जो मेरा B कंपोनेंट है जो कि कॉलम है वो फिक्स्ड है और जो 3 कंपोनेंट है रो का वो चेंजिंग है। तो मुझे रो को चेंज कराना है बट कॉलम को चेंज नहीं कराना है। तो इस केस में मैं एक सिंपल डॉलर सिंबल ऐड कर सकता हूं B के अगेंस्ट में। अगेन मेरे पास शॉर्टकट भी अवेलेबल है, मैं F4 को प्रेस करूंगा, वन टाइम अगर F4 प्रेस करूंगा तो दोनों में ऐड होगा, फिर एक बार प्रेस करूंगा तो 3 में ऐड होगा, फिर एक बार प्रेस करूंगा तो ये B में ऐड होगा, एक बार वापस प्रेस करूंगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं अगर 3 बार प्रेस करूंगा तो मुझे पता है कि मेरी सेल रेफरेंसिंग B पे कांस्टेंट हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी एंड रो एज इट इज चेंज होता चला जाएगा। तो एग्जैक्टली अगर मैं अब इसको ड्रैग करूंगा यहां से लेकर यहां तक तो आप देख सकते हैं अब मेरी वैल्यूज में B कॉलम कांस्टेंट है एंड रेस्पेक्टिवली अगर मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं यहां से लेकर के यहां तक तो मेरी वैल्यूज में B कांस्टेंट होने के साथ साथ मुझे रेस्पेक्टिवली प्रोडक्ट की इंटरेस्ट को वो ऐड कर रहा है। अब इसी को मैं नीचे भी ड्रैग कर सकता हूं नीचे तक। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी रो की जो रेफरेंसिंग है वो डायनामिक है, वो हर एक रो के लिए चेंज हो रही है। B8 है इस केस में, आप देख सकते हैं B10 है, बट जो मेरी कॉलम की रेफरेंसिंग है B वो कांस्टेंट है इस केस में। मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए था, मुझे ये देखना था कि कॉलम की रेफरेंसिंग कांस्टेंट रहे बट रो डायनामिकली मेरे हर एक रो के लिए चेंज होता चला जाए। तो इसको कहते हैं मिक्स रेफरेंसिंग, जिसमें हमने कॉलम को फ्रीज किया बट रो को फ्रीज नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे कुछ एक्सेल फंक्शंस के ऊपर। उसके पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं डेटा सेट। सो बेसिकली जिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे आज इन आवर लेक्चर, वी हैव ट्राइड टू यूज अ एक्चुअल और अ ट्रू टू रियलिटी डेटा जो कि हमने Kaggle से यूज किया है। सो Kaggle इज वन ऑफ द वेरी स्टैंडर्ड वेबसाइट्स एंड इस जो हम डेटा सेट आज यूज कर रहे हैं वो मिस्टर दीपक सिरोहीवाल ने अपलोड किया है एंड विच हैज बीन मॉडिफाइड बाय अस अ बिट। सो Kaggle आपको बता दूं गाइस, Kaggle is one of the very great websites, very standardly used and referred by multiple people across the globe and ये एक बहुत ही बड़ा सोर्स है फॉर मल्टीपल ट्रू टू रियलिटी प्रोजेक्ट्स, डेटा सेट्स जहां पे हम यूज करके अपनी रिसर्च वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। सो एंड हम इसी को यूज करेंगे फॉर आवर ओन पर्पस एज वेल।
एंड जो डेटा सेट अभी हम यूज करने जा रहे हैं, सो इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ अराउंड 10,000 इंडियन कंपनीज। तो चलिए क्विकली इसी एक्सेल फाइल को एक बार हम देख भी लेते हैं किस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ सर्टेन कॉलम्स हैं, यहां पे यही फाइल को हम यूज करेंगे। सीरियल नंबर है, बेसिकली एक आइडेंटिफायर है हर एक डिफरेंट रो का। एंड सेकंड कॉलम है नेम, यहीं पे हमारे पास वो कंपनीज की नेम है जिसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास इस एक्सेल फाइल में अवेलेबल है। थर्ड कॉलम है रेटिंग्स, सो बेसिकली इस कंपनी की रिस्पेक्टिव रेटिंग मुझे इस कॉलम में मिली हुई है। फोर्थ कॉलम है रिव्यूज, इस कंपनी के कितने रिव्यूज मेरे पास अवेलेबल हैं वो इस फाइल के अंदर अवेलेबल है, कॉलम डी के अंदर। देन हम बात करेंगे कंपनी टाइप, ये किस टाइप की कंपनी है, वेदर इट इज अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तो ये उस टाइप की डिटेल इंफॉर्मेशन है इस ई कॉलम के अंदर। देन है मेरे पास हेडक्वार्टर की इंफॉर्मेशन, बेसिकली इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहां पे अवेलेबल है, मुंबई महाराष्ट्र, एंड ये प्रेजेंट है 267 मोर डिफरेंट लोकेशंस पे, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास हेडक्वार्टर कॉलम के अंदर है। देन हम बात करेंगे एज, एज बेसिकली कितनी पुरानी ये कंपनी है, टीसीएस फॉर एग्जांपल 54 इयर्स ओल्ड कंपनी है, सो लाइकवाइज हर एक डिफरेंट कंपनीज का एज मुझे यहां पे मिल जाएगा। देन है मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बेसिकली मैं बोल रहा हूं कितने एम्प्लॉइज हैं मेरे पास इस ऑर्गेनाइजेशन में। सो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन है जहां पे मैं बोल रहा हूं 1 लाख प्लस एम्प्लॉइज इंडिया, लाइकवाइज हर एक कंपनी की सेपरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मेरे पास, जो भी कंपनी मेंशन्ड है इस कॉलम बी के अंदर, उसके अगेंस्ट में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो मुझे यहां मिल रहा है। देन है कॉलम आई, कॉलम आई में बात करें टैक्स के बारे में, सो ये किस तरीके का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं टीसीएस, ये है बीपीओ या कॉल सेंटर वाली कंपनी, एंड देन आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, लाइकवाइज हर एक कंपनी का वर्किंग स्ट्रक्चर मेंशन्ड है यहाँ पे टैग्स के लिए, कौन कौन से टाइप ऑफ वर्क वो परफॉर्म करती है। सो ये हमारा बेसिक डिस्क्रिप्शन है डेटा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है फंक्शंस को समझना। सो फंक्शंस जो हम पढ़ेंगे अभी, टेक्स्ट फंक्शंस जो हमारी आज की एजेंडा है, वो बेसिकली हमने यूज किया हुआ है इसके ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेल फंक्शन। सो एक्सेल फंक्शंस होता क्या है, और फंक्शंस में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट अगर मैं बात करूं तो वो इसकी इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है। जैसे कि हमने अभी सेल रेफरेंसिंग के थ्रू क्या किया, C2 प्लस B2 किया, करेक्ट। तो ये C2 प्लस B2 है क्या, ये कहां से आया मेरे पास, तो C2 एक सेल है, B2 एक दूसरा सेल है, तो हमने इसको रेफर करके इस पे प्लस करने की कोशिश की, जो हमारा एक अरिथमेटिक फंक्शन है। सिमिलरली अगर हम चाहें, हम इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज को भी यूज कर सकते हैं एक्सेल में। वो कैसे, हम यूज करेंगे सिंपल सम फंक्शन। एज अ फंक्शन में पेरेंथेसिस यूज करके इसके अंदर हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। इन केस में हमारे पास C2 और B2 जो है, जिसको मैं सम करना चाहता हूं, वो एक आर्ग्यूमेंट की तरह पास होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू सम एज अ फंक्शन, एंड देन वी विल पास C2, B2। ये एग्जैक्टली सेम है इस टास्क से। एंड ऑब्वियसली लाइकवाइज ये तो सम हमने बहुत बेसिक एग्जांपल की बात करी, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है। सो हर एक फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क है जो कि हम एक्चुअली इस वीडियो में समझेंगे, और उसको हम कैसे यूज करते हैं, क्या पर्पस है, दैट विल बी आवर ऑब्जेक्टिव। एंड ऑल्सो जो हमें एक दिमाग में रखना पड़ेगा, जो भी फंक्शन है उसका एक सिंटेक्स होगा। सिंटेक्स मतलब जो भी हम फंक्शन लिखेंगे उसके अंदर हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ वैल्यू पास कर सकते हैं। बेसिकली फंक्शन कुछ इवैल्यूएशन करेगा, कुछ कैलकुलेशन करेगा बैकग्राउंड पे, एंड उसका एक रिजल्ट आएगा जो कि हम कंज्यूम करेंगे, करेक्ट। तो हम उसमें वैल्यूज को या कोई भी लॉजिक को कैसे पास करेंगे, वो डिपेंड करेगा हर एक फंक्शन के इंडिविजुअल यूजेज पे। एंड हर एक फंक्शन का एक रेस्पेक्टिव सिंटेक्स है जो कि हमारी ऑब्जेक्टिव है, हम उसी को पढ़ेंगे इसमें। सो विल ट्राई टू टेक फ्यू इंपॉर्टेंट टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन, तो टेक्स्ट के कुछ फंक्शंस को पढ़ेंगे इस वीडियो में, एंड रेस्पेक्टिवली उसके सिंटेक्स को समझेंगे। सिंटेक्स मतलब उस फंक्शन के अंदर हम वैल्यूज को कैसे पास कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो हमारा फर्स्ट अपर फंक्शन है।
आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सो अपर वन ऑफ द टेक्स्ट फंक्शंस है, एज सिंपल एज दैट। आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, सिंपल। अपर एज अ फंक्शन है जो कि मेरे टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करता है। सिंटेक्स क्या है, सेम इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू ही यूज करेंगे इसको हम। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इक्वल टू से B2 प्लस C2 जो अब तक हम जो करते आए हैं, इस केस में हम इक्वल टू लिख के अपर एज अ टेक्स्ट टाइप करेंगे तो अपर फंक्शन लिख सकते हैं। एंड अपर फंक्शन एक पैरेंथेसिस ओपन होती है एंड यहां पे हम टेक्स्ट पास कर सकते हैं। इस टेक्स्ट में सपोज मैं अगर अपना नाम टाइप करूं अर्पित, मैं लिख सकता हूं। ऑब्वियसली अर्पित एक टेक्स्ट है, सो कोट्स के अंदर जाएगा। या फिर सपोज अर्पित किसी B2 सेल के ऊपर भी प्रेजेंट है तो मैं इसको सिंपल अपर B2 भी यहां पे पास कर सकता हूं, इवन दैट विल वर्क। तो इसका आउटपुट क्या होगा, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट माय नेम विच इज इन लोअर केस टू अपर केस। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ARPIT। सो लोअर केस से ये सिंपल अपर केस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सिंपल है, नथिंग वेरी फैंसी। तो एक काम करते हैं, जो सेम डेटा सेट की जो मैं बात बोल रहा था आपको फ्रॉम Kaggle which we have taken, so let's try to open that Excel sheet and we'll quickly see कि हम कैसे उसमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे हमने एक एक्सरसाइज भी लिखा हुआ है इसमें, सो वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट एक कंपनी नेम करके कॉलम है उसमें, उसमें सारे के सारे डेटा वैल्यूज को जो कंपनी नेम कॉलम्स के अंदर हैं उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। ओके, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेरे पास ये फाइल है जो कि मैं इसके अंदर आपको दिखा दूं। मेरे पास सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, रेटिंग, रिव्यूज, कंपनी नेम, कंपनी टाइप, हेडक्वार्टर्स, तो ये सब कॉलम्स प्रेजेंट है मेरे पास, राइट। तो मैं क्या करना चाहता हूं, ये जो कंपनी नेम है मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूं। यहीं पे एक नया कॉलम क्रिएट कर देते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, आप सी पे क्लिक करोगे अपने कॉलम पे, राइट क्लिक करके आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। हमने क्या किया, सी पे गए, बी पे भी कर सकते हैं, सी पे भी कर सकते हैं, बट क्या होता है एक इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम, राइट क्लिक करके इंसर्ट किया तो इसके पहले एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। तो हमने एक नया कॉलम इंसर्ट कर दिया। अब हम इसका नाम दे देते हैं अपर केस नेम। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे इन सब नेम्स का अपर केस चाहिए। तो मैंने क्या बोला, फंक्शन इक्वल टू एंड अपर टाइप करेंगे UPPER। बट जैसे ही मैंने UPP टाइप किया आपको ऑलरेडी एक सजेशन बॉक्स में अपर दिख रहा होगा, है ना। मैं सिंपल टैब प्रेस करके इसको सेलेक्ट भी कर सकता हूं या फिर उस पर भी डायरेक्टली क्लिक कर सकता हूं, बट अपर पे मैंने टैब प्रेस कर दिया तो मुझे ये फंक्शन ओपन हो गया अपर। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसने पैरेंथेसिस भी ओपन कर दिया है। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एज अ फंक्शन के सजेशन में ये ऑलरेडी दिख भी रहा है कि मुझे क्या पास करना है, टेक्स्ट। मैं चाहूं तो मैं इस पे यहां पे अभी अर्पित भी पास कर सकता हूं फॉर एग्जाम्पल, एंड इसको पैरेंथेसिस से क्लोज कर दिया, एंटर करूंगा तो ये अपर केस अर्पित आ गया। बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कंपनी नेम को कन्वर्ट करना है। तो मैं कंपनी नेम की जगह, मतलब अर्पित की जगह, यहां पे मैं B2 पे क्लिक करूंगा तो ये B2 आ गया मेरा यहाँ पे, एंड इस पे मैंने एंटर कर दिया तो ये ऑब्वियसली अभी तो ये अपर केस में ही है। ये एक्सेंचर वाले केस में देख लेते हैं तो सिंपल होगा। अपर आ गया, ओपन कर दिया ब्रैकेट, हमने यहाँ पे इसको B3 पे क्लिक कर दिया, ओके। आप देख सकते हैं एक्सेंचर अपर केस में कन्वर्ट हो गई। एंड सिमिलरली इसी फंक्शन को हम डबल क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक बार सारी की सारी कंपनी की अपर केस नेम मुझे यहां पर आ गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, लोअर फंक्शन। अब लोअर फंक्शन क्या करता है, आप देख सकते हैं लोअर फंक्शन में मेरे पास क्या है, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं लोअर केस में। अभी मैंने क्या किया, अपर फंक्शन से अपर केस में कन्वर्ट किया। सिमिलरली लोअर केस, समझ में आ रहा होगा आपको, लोअर फंक्शन लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। अभी मेरे पास अज्यूमिंग सब कुछ अपर केस में प्रेजेंट है, तो इसी अपर केस को मैं अब लोअर केस में करना चाहता हूं, तो 100% पॉसिबल है। सेम वे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अपर फंक्शन अब मैं लोअर कॉल करूंगा, सेम इक्वल टू ऑपरेटर के साथ। इसको एक बार क्विकली शीट पे भी देख लेते हैं। ये मेरे पास
अभी अपर केस का नेम है, एक और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे लोअर केस का नेम, इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे लोअर केस नेम, ठीक है। अब इस लोअर केस नेम में ये सारे नेम जो मेरे पास आ रहे हैं, सपोज मैं इसी को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, इक्वल टू, अब मैं कॉल करूंगा लोअर, टैब दबा सकता हूं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने LOW टाइप किया, मेरे पास सजेशन आ रहा है लोअर का। टैब प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली ये यू सेलेक्ट हो जाएगा। एंड देन चाहे तो मैं इसको भी कर सकता हूं, अगर मुझे करना है तो मैं इसको भी कर सकता हूं, दोनों में से किसी को भी कर सकता हूं। एंटर, TCS लोअर केस में कन्वर्ट हो गई। आप देख सकते हैं इक्वल टू किया, डबल क्लिक, ये सारे के सारे रो में ऑटोमेटिकली लोअर केस कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर फंक्शन। अब प्रॉपर फंक्शन क्या करता है? प्रॉपर फंक्शन आप देख सकते हैं, इट इज गोइंग टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड ऑफ माई टेक्स्ट वैल्यू। जितने भी वर्ड्स होंगे जो हम कैमल केस भी कहते हैं, अब मैं उस पे हर एक जो फर्स्ट लेटर होगा मैं उसको कैपिटलाइज करना चाहता हूं। सपोज मेरे पास है अर्पित जैन, ये मेरा टेक्स्ट है। अगर मैं इस पे प्रॉपर फंक्शन को कॉल करूंगा, इक्वल टू प्रॉपर फंक्शन, तो इसकी रिजल्ट आएगी ARPIT, वेयर A इज कैप्स एंड J इज अ न्यू वर्ड, जैन इज अ न्यू वर्ड, सो जैन का J कैप। सो जितने भी वर्ड्स होंगे, फॉर ऑल ऑफ देम इट हैज टू बी capitalized on the first character, so A caps and J caps, ठीक है। इसका भी एक्सरसाइज देख लेते हैं। सो हमारे पास कन्वर्ट ऑल द हेडक्वार्टर्स, सो हेडक्वार्टर्स वाले कॉलम्स में देख लेते हैं एंड उसमें हमें कन्वर्ट करना है प्रॉपर केस में, ठीक है। लेट्स डू दैट। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये हेडक्वार्टर की कॉलम है यहाँ पे हमारे पास। तो आई थिंक ये ऑलरेडी हुआ भी है, बट ठीक है, इसको हम ट्राई कर लेते हैं, हम इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, हम इस पे प्रॉपर कर लेते हैं। आई थिंक पहले इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे तो वो इजी होगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा ये ऑलरेडी प्रॉपर केस में ही है। बिकॉज आप देख सकते हैं मुंबई का M कैप्स है, महाराष्ट्र का M कैप्स है ना। तो इसको पहले एक बार एक काम करते हैं, इसको पहले हम लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन उसको करते हैं प्रॉपर में, तो आपको समझ में आएगा वो क्या हुआ। इसको पहले लोअर हेडक्वार्टर लिख देता हूं एंड इसको मैं प्रॉपर HQ लिख देता हूं। तो लोअर में क्या होगा, ये इक्वल टू लोअर ऑफ दिस। ये मेरी सारी की सारी केसेस लोअर में कन्वर्ट हो गई। अब मैं इस पे प्रॉपर फंक्शन कॉल कर लूंगा, इस लोअर वाले पे। आप देख सकते हैं इसमें से M कैप्स हुआ एंड M ऑफ ऑल द वर्ड्स, मुंबई का M एंड महाराष्ट्र का M, ये दोनों इसमें कैपिटल हो गए। लाइकवाइज आप देख सकते हैं डबलिन, मुंबई, बेंगलुरु एंड पुणे, न्यूयॉर्क। सो हर एक वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को इसने कैपिटलाइज कर दिया। ये है मेरी प्रॉपर फंक्शन। अब है हमारे पास लेंथ फंक्शन, LEN। LEN क्या करता है? इट इज गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स which could be an alphabet, special symbols etc. जो भी स्पेशल सिंबल या कैरेक्टर्स या अल्फाबेट्स होंगे, ये उनका काउंट निकाल करके हमें देगा LEN फंक्शन। जैसे सपोज अगर मैं इक्वल टू LEN पास करूं अर्पित के ऊपर, सो कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5। सो इसका आउटपुट आएगा 5 एज अ नंबर। So it is going to give me the count of the characters, whether it is an alphabet, special characters or any symbols, anything. ठीक है? Now हमारा क्वेश्चन क्या है? We have to find the top 10 companies with the longest name in our data set. ठीक है? सो हमें क्या करना है? टॉप 10 कंपनीज निकालनी है विद द लॉन्गेस्ट नेम इन आवर डेटा सेट। सो हम लेंथ फंक्शन को यूज कर सकते हैं, सॉर्टिंग भी कर सकते हैं उसके ऊपर। तो एक एक करके देखते हैं कैसे होगा। हमारे पास कंपनीज की नेम यहां पर है। हम एक काम करते हैं, वापस से एक न्यू कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। हम कर लेते हैं लेंथ नेम। हमने यहां पे लेंथ फंक्शन को कॉल करना है इक्वल टू LEN। आप देख सकते हैं LEN करके फंक्शन है, इसमें डेफिनेशन भी देख सकते हैं, रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, हमने यहाँ पे टैब प्रेस किया तो LEN सेलेक्ट हो गया। अब हमने यहाँ पे इसको TCS को B2 सेलेक्ट किया
पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर, तो इसकी 3 आ गई। ऐसे करके डबल क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, तो सारे के सारे के ऊपर हमने पता कर लिया क्या है टेक्स्ट का लेंथ, हर एक कंपनीज की लेंथ क्या है, टोटल नेम की लेंथ क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, हमें फाइंड आउट करना है टॉप 10 सच कंपनीज विद द मैक्सिमम लेंथ। कर सकते हैं, सिंपल, हम इसी के ऊपर अब इसको सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्टिंग हाईएस्ट टू लोएस्ट। हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, सॉर्टिंग आपको पता है डेटा के अंदर ऑप्शन आता है सॉर्ट, A to Z, Z to A। हम सिंपल पहले सॉर्ट पे भी जाते हैं, आपको पता है हम एक्सपैंड कर सकते हैं या फिर इसको कंटिन्यू करंट सेक्शन, मतलब सिर्फ इसी पे करना है या फिर पूरे को ऑर्डर करना है। ऑब्वियसली हमें एक्सपैंड करना है, तो सॉर्ट कर दिया हमने। अब देख सकते हैं हमने सॉर्ट बाय करना है किस पे, लेंथ नेम पे, हर एक सेल के वैल्यू पे, एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे। ओके कर दिया हमने। अब देख सकते हैं हमारे पास ये कंपनीज के नाम लिख करके आ गए, तो ये हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं टोटल काउंट हमें कितना चाहिए, ये हमारे टॉप 10 कंपनीज के नाम आ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन जो कि है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, ये एक्सट्रैक्ट करता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम माय टेक्स्ट। सो बेसिकली अगर आप पढ़ेंगे, इट इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट। हम कोई भी टेक्स्ट हो उसमें से कोई एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर मैं उसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं तो मैं लेफ्ट फंक्शन का यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरा टेक्स्ट है अर्पित मैं बोलता हूं कि मुझे लेफ्ट से 2 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट। तो इस सिचुएशन में कौन से 2 कैरेक्टर्स हैं जो कि लेफ्ट से आ रहे हैं मेरे पास, A एंड R, राइट। सो ये AR है जो कि लेफ्ट से मुझे मिल रहा है, तो एग्जैक्टली यही AR मैं एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूं जो कि पॉसिबल है लेफ्ट फंक्शन के थ्रू। तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू लेफ्ट मेरा टेक्स्ट विच इज अर्पित, एंड मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए लेफ्ट से, वो है 2 कॉमा के बाद। सो ये इसका रिजल्ट आएगा AR। यही इसका सिंटेक्स भी है, लेफ्ट फंक्शन जो टेक्स्ट पास करनी है वो मैं पास करूंगा, एंड कितने नंबर्स चाहिए मुझे एक्सट्रैक्ट करके लेफ्ट साइड से, वो हम लेफ्ट फंक्शन के थ्रू यूज करेंगे। ठीक है, अभी सिमिलरली एक एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। अब देखेंगे हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने हैं 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑल कंपनीज इन द डेटा सेट। ठीक है, एंड अरेंजिंग देम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑल्सो, ये भी हम कर लेंगे। तो ये हमारा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसमें हमने लेंथ नेम वगैरह निकाल रखी है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक और कॉलम को इंसर्ट कर देते हैं, एंड यहां पर हम लिखते हैं लेफ्ट एक्सट्रैक्ट। सो लेफ्ट एक्सट्रैक्ट में मुझे सारे कंपनीज के लेफ्ट कंपनी नेम 3 कैरेक्टर्स निकालने हैं। सो मैंने क्या किया, लेफ्ट फंक्शन के साथ मैंने कंपनी का नाम डाला B2 एंड कॉमा 3। सो बेसिकली 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट, एंटर, कैन यू सी MAH। लाइकवाइज अगर मैं इसको डबल क्लिक कर दूं तो सारे के सारे कंपनीज के नेम, द टॉप 3 कैरेक्टर्स मुझे एज इज मिल जाएंगे। सॉर्ट कर सकते हैं इसको, सिंपल सॉर्ट, अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग A to Z कर सकता हूं मैं, सॉर्ट, डन। ये सॉर्टेड हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आप देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे कंपनी के नेम्स जो मुझे 3 कैरेक्टर्स चाहिए थे लेफ्ट से, वो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिए, एंड साथ ही साथ जो मुझे देखना था कि मैं कैसे इसको यूज कर सकता हूं फॉर सॉर्टिंग, ये भी मैंने क्विकली कर लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा वो है राइट फंक्शन। इसी का जस्ट सिनोनिमिकल फंक्शन है। जैसे अभी हमने क्या बोला, मुझे लेफ्ट से 2 कैरेक्टर्स चाहिए, अब मैं राइट में क्या बोलूंगा, मुझे राइट से 2 कैरेक्टर्स चाहिए, एज सिंपल एज दैट। सो सेम सिंटेक्स है, राइट टेक्स्ट नंबर एज इट इज हम पास करेंगे, एंड कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो मैं पास कर रहा हूं इस फंक्शन में। तो सेम केस, अगर मुझे अर्पित मेरा टेक्स्ट है एंड इस पे मैं राइट फंक्शन पास कर रहा हूं, मुझे एंड से 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो इसका रिजल्ट आएगा PIT। सेम क्वेश्चन यहां पर भी है। अब मैं सेम कंपनी नेम्स में से लेफ्ट एक्सट्रैक्शन ना करके राइट एक्सट्रैक्शन करूंगा, एंड उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज भी करूंगा। तो चलिए क्विकली इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं,
हमारे पास लेफ्ट एक्सट्रैक्ट है, अब मेरे पास राइट एक्सट्रैक्ट कर देता हूं मैं। सो राइट एक्सट्रैक्ट में मैं सेम नेम को यूज करूंगा, सारे नेम्स को, एंड इस नेम्स की मैं लास्ट 3 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करूंगा। सो इज इक्वल टू राइट फंक्शन, मेरे पास ये क्या हो गई, ये वैल्यू आ गई नेम कॉमा 3, करेक्ट, ये चाहिए ना मुझे, राइट से 3 चाहिए, सिंपल, OME यहां से निकल के आ गई, एंड सिमिलरली डबल क्लिक करूंगा तो ये सारे के सारे में कॉपी हो जाएगा। एंड इसको मैं सॉर्टिंग भी कर सकता हूं, सिमिलर A to Z सॉर्टिंग करूंगा, एक्सपैंड सिलेक्शन, आप देख सकते हैं इसने राइट एक्सट्रैक्ट को सॉर्ट कर दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग। ये सारे रिजल्ट्स आ गए मेरे पास जो कि अल्फान्यूमेरिकली सॉर्टेड। क्लियर? एंड आप देख सकते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज, सपोज इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेटवर्क स्पेस 18, ये स्पेस भी एक कैरेक्टर है जो कि यहां पे आइडेंटिफाई हो रहा है। अगर आप देखेंगे इसके आउटपुट में स्पेस 18 है, एक स्पेस कैरेक्टर भी आइडेंटिफाई हो रहा है, तो विच इज नथिंग बट एक्चुअली अ कैरेक्टर विद इन माई टेक्स्ट। सो विद इन द कैरेक्टर्स अगर कोई मेरा टेक्स्ट है तो वो एक्चुअली टेक्स्ट है, स्पेस कैरेक्टर भी एक टेक्स्ट की तरह ही यूज हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास आता है मिड, सिमिलर फंक्शन है, हमने लेफ्ट में बात किया, हम लेफ्ट से 3 कैरेक्टर्स लेंगे, राइट में हमने बोला हम राइट से 3 कैरेक्टर्स लेंगे। अब मिड में क्या बोल रहा हूं, मिड में जरूरी नहीं है कि मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा या राइट से लूंगा, मैं मिड में कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं। तो हमारे पास एक एक्सरसाइज है यहाँ पे जहां पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि मिडिल, थर्ड एंड फोर्थ कैरेक्टर। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं मेरे पास एक वर्ड है PW स्किल्स, तो मैं यहां पे लिखता हूं PW स्किल्स। सो ध्यान देंगे PW स्किल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, दे ऑल आर टुगेदर PW स्किल्स। एंड मैं बोल रहा हूं कि इस केस में मुझे थर्ड एंड द फोर्थ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करनी है। सो बेसिकली थर्ड कैरेक्टर जो मेरा हुआ S, एंड थर्ड एंड द फोर्थ कैरेक्टर वो है SNK। तो मुझे बेसिकली SNK एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं पास करूंगा मिड फंक्शन, मिड फंक्शन के साथ मैं इसमें ये वैल्यू पास करूंगा जो कि है PW स्किल्स। एंड PW स्किल्स में मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा स्टार्टिंग कैरेक्टर है S जो कि है थर्ड कैरेक्टर, एंड थर्ड से मुझे चाहिए 2 डिफरेंट वैल्यूज। सो थर्ड से लेकर के थर्ड एंड फोर्थ चाहिए, मुझे 2 कैरेक्टर्स चाहिए, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो गई 2। तो जैसे ही मैं इसको डालूंगा ये मुझे एक्सट्रैक्ट करके देगा SNK। तो इसका क्विकली एक सिंटेक्स भी देख लेते हैं, जिसे हमने देखा था मिड वैल्यू के अंदर सबसे पहले मैं टेक्स्ट को पास करूंगा, वो टेक्स्ट जो मुझे एक्चुअली इसमें पास करनी है मिड के अंदर, जिससे मुझे एक्सट्रैक्शन करना है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट है मेरा स्टार्टिंग नंबर, वो इंडेक्स जहां से मुझे एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करनी है, जो कि इस केस में मेरा था 3, थर्ड इंडेक्स से मुझे स्टार्ट करनी थी। एंड उसके बाद हम डालते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे चाहिए। अगर मैंने बोला कि मुझे थर्ड एंड द फोर्थ कैरेक्टर चाहिए, बेसिकली मुझे 2 कैरेक्टर्स चाहिए। अगर मैं ये बोलता कि मुझे थर्ड से लेकर के 6 तक चाहिए, तो 3, 4, 5, 6 मुझे 4 कैरेक्टर्स चाहिए। सो लाइकवाइज जितने कैरेक्टर्स चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे वो पास करने पड़ेंगे इस थर्ड आर्गुमेंट के अंदर। तो इस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मिडिल वैल्यू ऑफ एनी टेक्स्ट बाय गिविंग उसका स्टार्टिंग इंडेक्स एंड कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए आपको वो पास कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्विकली समझ में आ जाएगा। फंक्शन मोर और लेस सारे के सारे सिमिलर है गाइस, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन जब आप फंक्शन लिखते हैं तो छोटी सी लाइन लिख करके भी आती है, उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसी आउटपुट है, क्या वैल्यूज पास करने, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। ठीक है, चलो क्विकली एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमें एक्सट्रैक्ट करना है द मिडिल 4 कैरेक्टर्स of all the company names starting from the third character। सेम कंपनी नेम, या नेम है यहाँ पे, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं मिड एक्सट्रैक्ट। सो मिड एक्सट्रैक्ट के लिए मैंने क्या बोला, इज इक्वल टू मिड कंपनी का नाम स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर्स चाहिए, 4 चाहिए, कॉमा दिस। तो देख सकते हैं आप, मैंने थर्ड से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, T इज माई थर्ड कैरेक्टर, 4 तक जाएगा तो TWOR एक्सट्रैक्ट होके आ गई मेरे पास। सिमिलरली सारे के सारे 4 कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड निकल के आ गए मेरे पास, तो ये सारी मेरी कंपनी के मिड 4 कैरेक्टर्स हैं। जो नेक्स्ट फंक्शन है मेरा वो है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, ट्रिम बेसिकली करता है अगर मेरे कैरेक्टर के पास जो भी मेरा टेक्स्ट है इसके स्टार्टिंग में या एंड में कोई एम्प्टी स्पेसेस,
जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि मेरा वर्ड था नेटवर्क 18, ये कंपनी का नाम था। आप यहां पे एक स्पेस देख सकते हैं नेटवर्क और 18 के बीच में, राइट? सो क्या ये स्पेस अनवांटेड है? नो, दिस स्पेस इज नॉट अनवांटेड। बट इमेजिन करिए आपके पास स्टार्टिंग में ये एक दो ब्लैंक स्पेस और एक दो लास्ट में एंड ब्लैंक स्पेसेस हैं। ये कैरेक्टर्स में होते हैं मोस्टली, ये मिसिंग वैल्यूज की तरह ले सकते हैं आप इसको, ये ऐसे ब्लैंक स्पेसेस हो सकते हैं आपके कैरेक्टर में। तो ये जो ब्लैंक स्पेसेस जो वर्ड के पहले और बाद में है, नॉट बिटवीन, ये जो बीच वाला है स्पेस, ये टेक्स्ट है, ये कैरेक्टर है। बट अगर कोई अनवांटेड स्पेस स्टार्टिंग के या एंड में मेरे पास अवेलेबल है, तो उसको हटाने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिम फंक्शन। अगर आप इसको रीड भी करेंगे, इट इज रिमूविंग द एडिशनल स्पेसेस बिफोर एंड आफ्टर द टेक्स्ट एंट्री, एज सिंपल एज दैट। एग्जैक्टली हम ये करते हैं, है ना? तो एक बार क्विकली चेक भी कर लेते हैं। इसका कोई फंक्शन नहीं है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं पास करना, सिंपल ट्रिम के साथ मुझे वो वैल्यू पास कर देनी है, या ऑटोमेटिकली वो क्लीन कर देगा उसको, एडिशनल बिफोर एंड आफ्टर व्हाइट स्पेसेस। ठीक है, सेम वे हम सेम कंपनी नेम पे इसको अप्लाई कर देते हैं और हेडक्वार्टर पे भी अप्लाई कर देते हैं ट्रिम करके। क्विकली लेट्स डू दैट। सो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास नेम है। सो इस नेम के अंदर मैं एक और इंसर्ट कर देता हूं, ट्रिम नेम। सिंपल है, कुछ नहीं करना है मुझे, यहाँ पे इसको ट्रिम की तरह यूज करना है, ट्रिम, और मैं यहाँ पे डालूंगा कंपनी का नाम और सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो अगर स्टार्टिंग या एंड में कोई भी ब्लैंक स्पेसेस होगा, जरूरी नहीं है कि हो, बट अगर होगा तो वो हट जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे हेडक्वार्टर्स में भी हटानी है, तो मैं हेडक्वार्टर पे भी एक इंसर्ट कर देता हूं यहाँ पे कॉलम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं हेडक्वार्टर ट्रिम, और इसको मैं कर देता हूं ट्रिम, ये वैल्यू, बस सिर्फ वैल्यू को पास कर देना है। अगर कोई अनवांटेड स्पेसिंग होगा स्टार्टिंग और एंड में, तो वो उसको बाय डिफॉल्ट डिलीट कर देगा। सिंपल फंक्शन है ये, तो बहुत ही सिंपल फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड फंक्शन। फाइंड क्या करता है? मेरे पास कोई टेक्स्ट है और मुझे ये देखना है कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स उस टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, और अगर प्रेजेंट है तो कहां पे प्रेजेंट है। फाइंड एग्जैक्टली वही करता है। फाइंड क्या करता है? इट इज गिविंग यू द पोजीशन, बेसिकली इंडेक्स नंबर, जहां पे जो अभी आपको सर्च करना है वो प्रेजेंट है आपके टेक्स्ट के अंदर। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, इट इज हेल्पिंग यू टू फाइंड एंड रिटर्न द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ अ टेक्स्ट। स्टार्टिंग पोजीशन का भी एक फंडा है। बेसिकली अब सपोज अगर आप सर्च कर रहे हैं, मेरे पास एक कोई वर्ड है, से अर्पित स्पेस जैन, ठीक है, मैं इस टेक्स्ट में से सर्च करना चाहता हूं ए कहां पे, तो ए तो दो पोजीशन पे है ना, यहां पे भी है, यहां पे भी है, करेक्ट? 1 पे भी है, 2 3 4 5 6 7 8 पे भी है, करेक्ट? तो ये 1 देगा या 8 देगा? ये क्या करता है? स्टार्टिंग पोजीशन को रिटर्न करता है, मतलब जहां पे ये फर्स्ट ऑकर हुआ, तो इसकी आउटपुट आएगी 1। ये करता है फाइंड। ये बताता है वो इंडेक्स नंबर जहां पे आप जो टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हो, वो आपके टेक्स्ट में, मतलब वो आपके जो आप कैरेक्टर को फाइंड करना चाहते हो टेक्स्ट में कहां प्रेजेंट है, ये बताती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये देखने वाली बात है, ये केस सेंसिटिव फंक्शन है। सपोज अगर मेरे पास ये अर्पित स्पेस JAIN हो, तो ये 100% यही रिटर्न करेगा। बट अगर मैं इसमें कैपिटल A सर्च करूंगा तो ये 8 रिटर्न करेगा। इट इज केस सेंसिटिव। क्विकली इसी का एक सिनोनिमस फंक्शन भी देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे इस पे। आप देख सकते हैं एक और फंक्शन होता है फाइंड की जगह पे सर्च। ये एग्जैक्टली सेम है फाइंड की तरह, जहां पे हमने एक पैटर्न को या कैरेक्टर को चेक करना है टेक्स्ट के अंदर। बट इन दिस केस आप देख सकते हैं दिस इज नॉट केस सेंसिटिव। सो इस केस में सपोज मेरे पास अगर ये अर्पित JAIN है, और अगर मैं कैपिटल A सर्च करूं तो ये तो 1 देगा ही देगा, और अगर मैं स्मॉल a भी सर्च करूं तो भी ये 1 देगा। ये 100% नॉट केस सेंसिटिव है। इस केस में हम कैपिटल A भी पास करें या स्मॉल a भी पास करें, ये 1 ही मिलेगा हमें यहां पे। एक बार हम क्विकली चेक भी कर लेते हैं।
लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस कैपिटल एस इन ईच कंपनी. हम एक बार इसको क्विकली वैलिडेट भी कर लेंगे. फाइंड और सर्च दोनों से देख लेते हैं. हमारे पास कंपनी नेम है यहां पे, हम यहां पे करते हैं फाइंड नेम और एक और इंसर्ट कर देते हैं सर्च नेम. ठीक है, हमने पता चला फाइंड नेम हमने देखा केस सेंसिटिव है एंड सर्च जो है आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है, बट काम दोनों का सेम है. सो अभी हम फाइंड करते हैं इसको. फाइंड क्या करना है हमने फाइंड टेक्स्ट. बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है. और किस टेक्स्ट में फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है. तो ये वैल्यू निकल के आई. वैल्यू मतलब इसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं है. सिमिलरली अगर मैं सर्च भी करूंगा तो भी यहां पे अगर हम देखेंगे, अगर हमें एस ढूंढना है इन दिस नेटवर्क 18 तो ये प्रेजेंट नहीं है. बट इसी को हम रेप्लिकेट कर देते हैं. नाउ लुक एट दिस, इसको भी कर देते हैं. अब दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं. जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं 1, हमारे पास कैपिटल सॉफ्टवेयर एजी में फर्स्ट कैरेक्टर जो है मेरा वो आ रहा है यहां पे 1 है ना. और सिमिलरली यहां पे सर्च में भी फर्स्ट कैरेक्टर आ रहा है 1. इसका मतलब क्या है, हमारे पास कैपिटल एस था जो कि फाइंड नेम के केस में भी 1 आया, सर्च नेम के भी केस में 1 आया, बिकॉज एनीवे हमने कैपिटल एस ही सर्च किया था. बट यहां पे देखते हैं इन 3 वैल्यूज पे हमने क्या सर्च किया था, कैपिटल एस, जो कि गो स्पीडी गो के केस में 4 and 4 दोनों पे आइडेंटिफाई हो रहा है. बट क्या आप देख सकते हैं हमारे पास एसेंट एचआर भी है जहां पे एस स्मॉल है, लोअर केस में है. तो फाइंड में इसने आइडेंटिफाई नहीं किया, बट सर्च के केस में इसने आइडेंटिफाई किया, बिकॉज ये केस सेंसिटिव नहीं है. तो जहां पे भी वो प्रेजेंट होगी उसकी फर्स्ट इंडेक्स अगर मल्टीपल प्लेसेस में है फर्स्ट इंडेक्स, अदरवाइज केस के हिसाब से वो फाइंड और सर्च में हमें प्रोवाइड करेगा रिजल्ट. ठीक है, तो चलिए हमने ये भी देख लिया फाइंड एंड सर्च. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ. नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा सब्स्टिट्यूट फंक्शन है. सब्स्टिट्यूट क्या करता है, एज द नेम सजेस्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं किसी चीज को, मतलब कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट का टास्क कर रहा हूं. तो बेसिकली हमारे पास कोई टेक्स्ट है, एक फुल टेक्स्ट है. अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से मुझे कुछ रिप्लेस करना है. सो बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूं कि मेरे पास कोई टेक्स्ट है पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में, मैं उसको रिप्लेस करके किसी और चीज से हटाना चाहता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, मेरे पास अगेन से सेम नेम है अर्पित जैन. मैं यहां पे पी आई को रिप्लेस करना चाहता हूं, सब CHI से अर्चित बनाना चाहता हूं इसको. सो मैं क्या बोल रहा हूं, पी आई को रिप्लेस कर दो CHI से. क्या हुआ इसका मतलब, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ARCHIT जैन. करेक्ट. सो ये ऐसी सिचुएशंस जहां पे हमारे पास ऑलरेडी टेक्स्ट अवेलेबल है एंड वी वांट टू रिप्लेस अ पर्टिकुलर पीस ऑफ दैट टेक्स्ट विद समथिंग एल्स, इस केस में हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन का यूज करेंगे. इसका सिंटेक्स देख लेते हैं. सब्स्टिट्यूट है फंक्शन का नाम. फुल टेक्स्ट सेम जो हमें पास करनी है, जो टेक्स्ट हमें रिप्लेस करना है, इस केस में क्या रिप्लेस करना है, पी आई को रिप्लेस करना है, राइट. फिर किससे रिप्लेस करना है, रिप्लेसमेंट टेक्स्ट किससे रिप्लेस करना है, CHI से रिप्लेस करना है. तो इसका फंक्शन क्या लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूट अर्पित जैन फुल, कॉमा हमें क्या रिप्लेस करना है, PI, किससे रिप्लेस करना है, CHI. ये हो गई मेरी पूरी फंक्शन. सिंपल है, रिप्लेसमेंट करना है हमें सिर्फ अपने टास्क को लेकर के. चलिए क्विक एक्सरसाइज कर लेते हैं. हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है ऑल IT इन टैग्स कॉलम विथ टेक. सो टैग्स कॉलम के अंदर जितने भी IT हैं उसको टेक से रिप्लेस कर देना है. टैग्स कॉलम हमारे पास शायद एंड में, करेक्ट, ये है हमारे पास टैग्स कॉलम. सो हम एक नया कॉलम बना देते हैं, टैग्स सब्स्टिट्यूट. ओके, ठीक है. तो इसका क्या मतलब है, हमें क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज करना है इस टेक्स्ट के ऊपर, कॉमा स्पेस हमें यहां पे डालनी है IT को रिप्लेस करना है हमने टेक्स्ट से, TECH.
करेक्ट, डन। तो जहां भी आपको आईटी दिखाई देगा, आईटी देख सकते हैं आप, आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग, टेक सर्विसेज एंड कंसल्टिंग देख सकते हैं। सो आईटी को हमने रिप्लेस कर दिया टेक्स्ट से, एज सिंपल एज दैट। सिंपल फंक्शन है सब्स्टिट्यूट, जो अवेलेबल टेक्स्ट है मैं उसको कन्वर्ट करके किसी और चीज में बनाना चाहता हूं, सो आईटी बन गया टेक। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास रिप्लेस। ये भी मोर और लेस सिमिलर फंक्शन है, इसमें भी हम रिप्लेसिंग ही कर रहे हैं, बट इसमें कोई अवेलेबल टेक्स्ट का किसी न्यू से रिप्लेसमेंट नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, मेरे पास अवेलेबल टेक्स्ट है, मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाऊंगा, उस पोजीशन से मुझे कितने कैरेक्टर्स को रिमूव करना है, और मतलब कितने कैरेक्टर्स को वहां से हटाना है, और उनके अगेंस्ट में कितने कैरेक्टर्स क्या डालना है, वो मेरी रिप्लेसमेंट के अंदर जाएगी। तो आप इसका अगर सिंटेक्स पढ़ेंगे, फुल टेक्स्ट, स्टार्टिंग पोजीशन जहां से मुझे रिप्लेसमेंट को स्टार्ट करनी है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिमूव करना है, एंड उसके अगेंस्ट में क्या डालना है। वैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, सेम मैं अर्पित जैन की बात कर रहा हूं, मैं अर्पित जैन के अगेंस्ट में मैं बोल रहा हूं कि मुझे आप सेकंड पोजीशन से आप नेक्स्ट 5 कैरेक्टर्स को हटा दीजिए, एंड उसके अगेंस्ट में मुझे सिर्फ जी डाल दीजिए, एक कैरेक्टर जी। सो ए पे स्टार्ट, सेकंड से स्टार्ट करूंगा तो 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे चले गए, सब चले गए। अब इसके अगेंस्ट में मैं क्या टेक्स्ट डालना चाह रहा हूं, जी। सो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए जी, एंड देन स्पेस इज ऑल्सो गॉन, सो साथ में ए जी जैन, ऑल थिंग एवरीथिंग टुगेदर। सो बेसिकली ये और एडवांस्ड है, स्मार्ट है, जिसमें कि हम ये पता करते हैं कि पर्टिकुलर पोजीशन से हम स्टार्ट करके कितने कैरेक्टर को हटाना है, एंड उनको हटा के हमें वहां पे उसको किस चीज से रिप्लेस करना है। दैट इज व्हाट रिप्लेस फंक्शन विल डू। एक क्विकली इसका एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। सो सेम कंपनी नेम्स में जाएंगे, जिसमें हम रिप्लेस करेंगे थर्ड एंड द फोर्थ कैरेक्टर्स विथ पीडब्ल्यू स्किल्स। ठीक है, क्विकली करते हैं। चलिए नेक्स्ट, लेट्स गो टू आवर एक्सेल। तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये नेम कॉलम है, जिसमें वो सारी कंपनी की नेम्स आ रही है, और हमारा क्वेश्चन है कि मुझे थर्ड एंड द फोर्थ कैरेक्टर को रिप्लेस करना है पीडब्ल्यू स्किल्स के थ्रू। सो वी कैन सिंपली यूज द रिप्लेस फंक्शन। मैं एक इंसर्ट कर देता हूं, मैं यहां पर एक कॉलम क्रिएट कर देता हूं रिप्लेस्ड नेम का, एंड इस केस में मुझे थर्ड एंड द फोर्थ कैरेक्टर को, बेसिकली 2 कैरेक्टर्स को चेंज करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड इंडेक्स पीडब्ल्यू स्किल्स में। तो मैं रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकता हूं। रिप्लेस फंक्शन में सबसे पहले मुझे वो पास करना है वैल्यू जिसमें मुझे रिप्लेसमेंट करनी है, देन स्टार्टिंग नंबर जो कि है मेरा थर्ड, एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो मुझे रिप्लेस करने हैं वो है 2, बिकॉज थर्ड एंड फोर्थ की मैं बात कर रहा हूं, एंड मुझे किस चीज से रिप्लेस करना है वो है पीडब्ल्यू स्किल्स। तो मैं यहां पे पीडब्ल्यू स्किल्स टाइप कर दूंगा, और मैं जैसे ही एंटर करूंगा आप देख सकते हैं कि जो मेरा थर्ड एंड द फोर्थ कैरेक्टर है, बेसिकली टीसीएस के केस में सिर्फ ऐसी है थर्ड में, तो फोर्थ कुछ है ही नहीं, तो इसके बाद की सारी वैल्यू पीडब्ल्यू स्किल्स में कन्वर्ट हो गई। अब अगर इसी को मैं सारे के सारे रोज में एक्सपैंड कर दूं, तो आप देख सकते हैं अभी एक्सेंचर में जो सेकंड सी था, वहां से सी और ई को मैंने रिप्लेस कर दिया पीडब्ल्यू स्किल से, कॉग्निजेंट में जी एंड एंड को मैंने रिप्लेस कर दिया पीडब्ल्यू स्किल से। लाइकवाइज थर्ड एंड द फोर्थ कैरेक्टर मेरी रिप्लेस हो गई पीडब्ल्यू स्किल से, सिंपल रिप्लेस फंक्शन के थ्रू गाइस। तो चलिए देखते हैं अब अपने लास्ट फंक्शन को जो हमारे टेक्स्ट में है, विच इज कॉन्कैटिनेट फंक्शन। सो कॉन्कैटिनेट क्या करता है, बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, कॉन्कैटिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, एज सिंपल एज दैट। सो अगर मैं सिंपल कॉन्कैटिनेशन की बात भी बोलूं, तो कॉन्कैटिनेट क्या है, मेरे पास 2 चीजें हैं, मैं उनको ज्वाइन करना चाहता हूं, कंबाइन करना चाहता हूं। सो सिचुएशंस लाइक दीज, जहां पे मैं कुछ चीजों को साथ में एडअप करना चाहता हूं, उस जगह पे हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन को यूज करेंगे। सो सिंटेक्स वाइज कैसे कॉन्कैटिनेट यूज हुआ, फॉर सपोज मेरे पास 2 सेपरेट टर्म्स हैं, अभी एक वर्ड है मेरे पास अर्पित, ये सेपरेट है, एंड अनदर वर्ड है जैन। मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक वर्ड बनाना चाहता हूं अर्पित जैन। सो ये मेरा एक फर्स्ट वर्ड हो गया, ये सेकंड वर्ड हो गया। इन दोनों के बीच में मैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन को कॉल करूंगा,
एंड मैं पास करूंगा यहां पे अर्पित, कॉमा अनदर वर्ड विच इज जैन, एंड इसका आउटपुट मिलेगा मुझे अर्पित जैन। सिंपल। सो कॉन्कैटिनेट फंक्शन, इट टेक्स द टेक्स्ट, मल्टीपल टेक्स्ट जो भी मुझे ऐड करना है, जरूरी नहीं है एक या दो या तीन, जितने भी टेक्स्ट होंगे मैं सबको कॉमा करके ऐड करता चला जाऊंगा, और जितने को भी ऐड करूंगा वो उसको फाइनली ज्वाइन करके एक अपेंडेड रिजल्ट मुझे दे देगा। ठीक है, एक एक्सरसाइज भी क्विकली देख लेते हैं। सो एक्सरसाइज क्या है, हमें कॉन्कैटिनेट यूज करके एक फ्रेज ऐड करना है, इज ग्रेट टू ऑल ऑफ माई कंपनी नेम्स। अच्छा है, चलो। सो जो भी कंपनी नेम्स है, जैसे टीसीएस है तो टीसीएस के आगे आई हैव टू ऐड टीसीएस इज ग्रेट, एज सिंपल एज है। ठीक है, करते हैं। सो हमारे पास ये नेम है, तो यहां पर एक इंसर्ट कर देंगे हम, नेम कॉन्कैटिनेट। अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉन्कैटिनेट करूंगा। कॉन्कैटिनेट आप देख सकते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ सेवरल स्ट्रिंग्स। मैं इस B2 को कॉल करूंगा जहां पे मेरा कंपनी का नाम है, उसके बाद मैं एक फ्रेज ऐड करूंगा, इज ग्रेट। क्या आप देख सकते हैं, नेटवर्क 18 इज ग्रेट, फ्रेज, दो चीजें ऐड हो गई। बट इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली बात यह है कि जहां पे ये 18 एंड हुआ, उसके जस्ट इमीडिएटली बाद इज ग्रेट भी ऐड हो गया। इस दोनों के बीच में कोई स्पेसिंग नहीं है। ऑब्वियसली देखने में अच्छा नहीं लग रहा, गलत भी है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, हम जानते हैं कि जो वर्ड के बीच में अगर स्पेस है, दैट इज अ कैरेक्टर, दैट इज आइडेंटिफाइड एज अ ट्रू कैरेक्टर। वो अनवांटेड नहीं है, वो वांटेड है। तो उसको ऐड करने के लिए हमने स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपनी फंक्शन के अंदर भी। दो तरीके हैं, या तो मैं इस कोट के अंदर ही एक स्पेस डाल दूं। मैंने क्या किया, अभी स्टार्टिंग में एक स्पेस क्रिएट कर दिया इसके जस्ट पहले। अगर मैं इसको करता हूं तो आप देख सकते हैं ये इज ग्रेट 18 और इसके बीच में एक गैप आ गई, बिकॉज यहां पे एक स्पेस कैरेक्टर है। अगर मुझे ये नहीं करना है तो मैं स्पेसिफिकली एक और कैरेक्टर ऐड कर सकता हूं, वहां पे स्पेस करके कॉमा कर दिया। तो बेसिकली इज ग्रेट सेपरेट है, एंड ये एक स्पेस कैरेक्टर एक सेपरेट एंटिटी की तरह, टेक्स्ट 2 की तरह ऐड हो गई। इवन ये भी पॉसिबल है, मैं ये भी कर सकता हूं, दोनों पॉसिबल है। हमने कर दिया। आप देख सकते हैं सेम चीज मैंने कॉन्कैटिनेट के थ्रू सब के सब अपने नेम्स के अगेंस्ट में इज ग्रेट ऐड कर दिया। सिंपल है। सो कॉन्कैटिनेट फंक्शन के थ्रू हमने फ्रेजेस को ऐड किया, ज्वाइन किया, पेन किया टुगेदर। ठीक है, सो विद दिस हमने अपने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, सारे फंक्शंस को कवर कर लिया है। अब टाइम है कुछ एक्सरसाइज करने का। हमने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, सो साथ में इसको करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक अपने डेटा सेट का कॉपी बनाएंगे एंड उस पे ये 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 1 2 3। मैंने क्या किया है, फॉर द ईज मैंने ये तीनों क्वेश्चंस को ऑलरेडी एक्सेल में कॉपी कर दिया है। सो 1 by 1 इस क्वेश्चंस को देखते हैं एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व देम। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू माय एक्सेल फाइल। तो मैंने ऑलरेडी क्लीन दूसरे शीट में बना दिया है। सो ये हमारे सीरियल नंबर, नेम, ये ओरिजिनल डेटा है, एंड यहां पर आप एंड में देख सकते हैं मैंने क्वेश्चंस को कॉपी कर दिया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट द नेम, कंपनी टाइप, हेडक्वार्टर एंड टैग्स टू प्रॉपर केस एंड ऑल्सो ट्रिम। तो पहले नेम को करेक्ट कर देते हैं, यहां पे मैं करेक्ट नेम डाल देता हूं। इस नेम में सबसे पहले अपने को क्या कॉल करना है, अपने को कॉल करना है प्रॉपर फंक्शन। सो प्रॉपर फंक्शन में मैं इस नेम को कॉपी करूंगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर फंक्शन में, प्रॉपर नेम में कन्वर्ट हो गया। बट इस प्रॉपर को मुझे क्या कॉल करना है, मुझे इसके ऊपर ट्रिम भी कॉल करना है, इसको ट्रिम भी करना है। मैं इसको एज अ फंक्शन बना के पहले मैं ट्रिम कॉल कर सकता हूं एंड ट्रिम के अंदर प्रॉपर फंक्शन कॉल कर सकता हूं एंड देन ये B2 कॉल कर सकता हूं। तो एक साथ मैंने दो फंक्शन को रन कर दिया। तो जो प्रॉपर B2 का आउटपुट है वो मैंने ट्रिम के ऊपर कॉल कर लिया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेम मैं कॉपी कर लूंगा हर एक के अंदर, 100% कॉपी हो गई। लाइकवाइज
मैं ये हेडक्वार्टर और कंपनी टाइप में की तो जरूरत नहीं है, टाइप टैग ये सब चीज में मैं कर सकता हूं। एक और क्रिएट कर लेता हूं क्विकली। सो टैग ऑफ करेक्टेड टैग, सो स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। सो करेक्टेड टैग करके मैंने एक कॉलम क्रिएट कर ली जिसमें मैंने बोलूंगा, पहले तो मैं ट्रिम फंक्शन कॉल करूंगा एंड इसके अंदर प्रॉपर फंक्शन कॉल करूंगा एंड ये वैल्यू पास करके बस डन, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और राइट साइड पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन डन है, दिस इज डन, सिंपल क्वेश्चन। हमने आप रेप्लिकेट कर सकते हैं कंपनी टाइप और हेडक्वार्टर में भी, सिंपल है। हमने ट्रिम फंक्शन के अंदर प्रॉपर फंक्शन कॉल किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, हमें रिमूव द स्ट्रिंग एम्प्लॉइज इंडिया इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड इसको रिप्लेस करना है ब्लैंक कैरेक्टर से। अभी देखते हैं, ओके। सो आप देख सकते हैं मेरे पास यहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में एंड में मुझे ये एम्प्लॉइज इंडिया करके दिख रहा है, करेक्ट। तो इस एम्प्लॉइज इंडिया को मैं हटा करके ब्लैंक से रिप्लेस करना चाहता हूं, कर सकते हैं। मैं सिंपल यहां पे सब्स्टिट्यूट कमांड भी यूज कर सकता हूं, रिप्लेस भी कर सकता हूं, बट रिप्लेस में मुझे काउंट करना पड़ेगा। आई थिंक सब्स्टिट्यूट विल बी बेटर, तो सब्स्टिट्यूट यूज कर लेते हैं। सो इसको हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज करेक्टेड बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, ये हमारी फंक्शन हो गई। एंड इसमें हमारा ओल्ड टेक्स्ट क्या है जो हमें रिप्लेस करना है, वो है एम्प्लॉइज स्पेस इंडिया, इसको रिप्लेस करना है हमें ब्लैंक से, करेक्ट। देख सकते हैं ये एम्प्लॉइज इंडिया चला गया यहां से, बस हमने इसको कॉपी कर लिया सारे के सारे सेल्स में। तो आप देख सकते हैं एंड तक सारे के सारे जहां पे भी एम्प्लॉइज इंडिया है वो रिप्लेस हो गया एम्प्टी कैरेक्टर से, सिंपल। हमने सब्स्टिट्यूट फंक्शन पढ़ा है, रिप्लेस भी कर सकते हैं, बट रिप्लेस यहां पे मोर प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज मुझे काउंट करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हटाना, इसकी जरूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूट सिंपल, हमने एम्प्लॉइज इंडिया को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया ब्लैंक से, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द गवर्नमेंट इन टाइप कंपनी टाइप गवर्नमेंट and we have to extract the first 3 letters of all company names। अच्छा ये दो क्वेश्चन है, पहले हम थर्ड करते हैं। सो हमें सब्स्टिट्यूट करना है गवर्नमेंट इन टाइप कंपनी टाइप विथ गवर्नमेंट। एक बार देख लेते हैं। सो कंपनी टाइप में मेरे पास गवर्नमेंट भी है जो होनी चाहिए, करेक्ट, ये गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट को मुझे रिप्लेस करना है GOVT से, ठीक है, सेम चीज है, कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। सो ये गवर्नमेंट को हम कॉपी कर लेते हैं। सो यहां पे एक न्यू कॉलम क्रिएट करते हैं ऐसे, कंपनी टाइप क्लीन, एंड इसमें हम क्या करेंगे, सेम सब्स्टिट्यूट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं एंड सब्स्टिट्यूट फंक्शन को ये बुलाऊंगा, ये ओल्ड टेक्स्ट जो है मेरा गवर्नमेंट, इसको रिप्लेस करना है GOVT से, सिंपल है, कर दिया हमने। तो जो भी गवर्नमेंट होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। अब नीचे एक बार चेक कर लेते हैं, गवर्नमेंट हमने नीचे देखा था, सो करेक्ट। अब गवर्नमेंट को हमने रिप्लेस कर दिया GOVT से, ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो डन। आई थिंक एक और लास्ट क्वेश्चन है, लाइक एक्सट्रैक्टिंग द फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द कंपनी नेम, सिंपल है, लेफ्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। हमने पता है एक्सट्रैक्शन अगर हमने करना है लेफ्ट साइड से तो लेफ्ट फंक्शन, राइट साइड से तो राइट फंक्शन। सो कंपनी नेम हमें पता है, तो यहां पे नेम एक्सट्रैक्टेड लिख देता हूं, तो यहां पे मैं कर दूंगा लेफ्ट एंड कॉल करूंगा ये वैल्यू,
एंड लेफ्ट से मुझे चाहिए 3, सो बिकॉज मैंने क्या बोला, फ्रॉम द लेफ्ट फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स, सो लेफ्ट से चाहिए मुझे, करेक्ट, सो लेफ्ट से 3 टाइप कर दिया, माय बैड, सो इट शुड बी क्लोज ब्रैकेट, डन। सो लेफ्ट से 3, फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स और लेफ्ट से 3 कैरेक्टर एक ही चीज है, सो NET, या फिर अगर इसको मैं कॉपी कर दूंगा तो हर एक कंपनी की फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स मुझे निकल के आ गई, ठीक है, सिंपल है। लाइकवाइज सारे फंक्शंस जो हमने अभी तक पढ़े हैं सिंपल है। लाइकवाइज हम और भी इंटरेस्टिंग फंक्शंस अपने नेक्स्ट सेशंस में करेंगे, पर आई थिंक टेक्स्ट के हिसाब से इतना सफिशिएंट है इस लेक्चर के लिए। सो थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को और देखेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी कंफर्ट अपनी और बनती चली जाएगी। कुछ सेट ऑफ और शॉर्टकट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। सो अगेन आपको पता होगा, हम कंट्रोल F, अगर हमें कुछ फाइंड आउट करना है तो कंट्रोल F करके हम फाइंड आउट करते हैं। लाइकवाइज कंट्रोल F4 अगर हम यूज करें, F4 से हमें पता है कोई भी चीज बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, राइट। सो हम अगर डायरेक्टली क्रॉस ना करके बंद करना चाहें एक्सेल अपनी वर्कशीट को, हम कंट्रोल F4 दबा के बंद कर सकते हैं। कंट्रोल G से अंडू कर सकते हैं, सेम जो हमारे वर्ड में एप्लीकेबल है, पावर पॉइंट में एप्लीकेबल है। कंट्रोल G से अगर कुछ हमने बाय मिस्टेक कुछ कर दिया है और उसको अंडू करना चाहते हैं, सो प्रीवियस चेंजेस पे चला जाएगा, हम इसको अंडू कर सकते हैं अपने अप्लाइड चेंजेस को। कंट्रोल Y से हम रीडू कर सकते हैं, जो कि हमने अंडू किया अभी, उस सेम चीज को हम रीडू कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंट्रोल Y। कंट्रोल W वी कैन यूज टू क्लोज द वर्कबुक, अगर हमने कोई स्पेसिफिक वर्कबुक ओपन किया हुआ है, उस वर्कबुक को हम स्पेसिफिकली क्लोज कर सकते हैं कंट्रोल W से। कंट्रोल F अगेन इट इज गोइंग टू लॉन्च दैट फाइंड एंड रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स, जिसमें हम स्पेसिफिक टेक्स्ट को डाल करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ये पैटर्न और टेक्स्ट हमारे पूरे एक्सेल में कहीं भी अवेलेबल है कि नहीं, या कुछ रिप्लेस करना है कि नहीं। सो ये सारी चीजें कंट्रोल और F के थ्रू कर सकते हैं। लाइकवाइज गाइस, हम और भी शॉर्टकट्स विद टाइम पढ़ेंगे हमारे लेक्चर्स में। तो चलिए यही सारे शॉर्टकट्स एक बार क्विकली एक्सेल पे भी देख लेते हैं। तो हमारे पास ये सेम एक्सेल फाइल है जिसपे हम अभी काम भी कर रहे थे। मैं इसमें एक सिंपल चेंज करता हूं, सपोज सारे कॉलम्स को मैं एक मार्जिन दे देता हूं, मैं सिंपल सबको सिलेक्ट करके एक मार्जिन दे दूंगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने एक स्मॉल चेंज किया, अगर मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूं अभी, तो ये सारे के सारे अंडू हो जाएंगे। आप देखेंगे जो मैंने एक स्मॉल चेंज किया, जैसे ही मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया, ये बाय डिफॉल्ट वापस से ओरिजिनल स्टेट पर आ गए। एंड अगर इसी पे मैं कंट्रोल Y प्रेस करूंगा तो मेरे पास वही सेम चीज जो अभी हमने अंडू किया वो रीडू कर दिया हमने, ये वापस से सारे के सारे वैल्यूज एग्जैक्टली सेम मार्जिन में आ गए। अगर मैं कंट्रोल W प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं आपके पास एक पॉपअप आ रहा है इसी एक्सेल फाइल को क्लोज करने का। मैं इसको अभी कंट्रोल W के थ्रू क्लोज भी कर सकता हूं, बट क्योंकि मुझे भी करना नहीं है तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। आप नेक्स्ट कंट्रोल F भी प्रेस कर सकते हैं, इसी कंट्रोल F के थ्रू एक फाइंड विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हम सर्च भी कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे TCS सर्च किया, ये सारे के सारे TCS की वैल्यू या फाइंड नेक्स्ट या फाइंड ऑल करके मैं देख सकता हूं कहां पे ये TCS की वैल्यू मेरी प्रेजेंट है। ये सारे शॉर्टकट्स मेरे पास क्विकली अवेलेबल हैं। कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे, सेम मुझे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे क्लोज करने का, जो कि कंट्रोल W से भी मिल रहा था। सो कंट्रोल W कंट्रोल F4 दोनों सिमिलर काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारी सिंपल शॉर्टकट्स हो गई है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा गाइस सेल रेफरेंसिंग के बारे में, सेल रेफरेंसिंग कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, फिर हमने देखा मिक्स मैच रेफरेंसिंग कैसे कर सकते हैं, हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। फिर हमने ये देखा बिग डेटा के थ्रू, जैसे हमने एक एग्जांपल सेट लिया था डेटा सेट का, कंपनी डेटा का, उस पे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हमने। एंड देन हमने ये भी देखा कि एक्सेल फंक्शंस किस तरीके से हम लिखते हैं, डिफरेंट फंक्शंस एक्सेल फाइल के अंदर। देन हमने कुछ टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस की भी बात करी। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलेंगे कुछ और नए फंक्शन के साथ।